आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज इसमें हमारे मेन कैरेक्टर सोरा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज़ को बिना टच करे हवा में उठा लेता है। यानी कि मेन कैरेक्टर सोरा को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन उसकी यही सब पावर्स उसके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती हैं जब वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन हमारी फीमेल लीड के आने की वजह से सोरा की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, यानी कि वो खुश रहने लगता है और अपनी पावर्स को हैंडल करना भी सीख जाता है। साथ ही ड्रामा में ये भी दिखाया जाएगा कि सोरा को अपने पेरेंट्स की तलाश है, तो तब इस चीज़ में भी फीमेल लीड सोरा की फुल हेल्प कराएगी। बाकी ड्रामा में और भी कई सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जो कि वो सभी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जिस वजह से आप सभी को ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी डेफिनेटली पसंद आएगी। इसलिए चलिए बिना देरी के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक सोरा नाम के किड को देखते हैं जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं एंड वो इस टाइम अपनी ग्रैंड मदर से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ है एंड बोल रहा है कि ग्रैंड मदर आप फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाओगी। तो तब वो कहती हैं कि हाँ, और जब एक मार्क्स सोरा को देने ही वाली थी तो तब सोरा के फादर उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, यानी कि मना करने लगते हैं। तो तब ग्रैंड मदर ने समझाया कि इसमें सोरा की कोई भी गलती नहीं है और फिर सोरा को मास्क देते हुए कहने लगी कि देखो ये गॉड मास्क है जिसको तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि इससे तुम और अच्छे इंसान बन पाओगे और अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर पाओगे। सोरा उस मास्क को ले लेता है एंड कहने लगा कि देख लेना ग्रैंड मदर, एक दिन मैं बहुत ही अच्छा इंसान बनूंगा। तो तब डैड कहते हैं कि तुम इंसान कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। सोरा को गुस्सा आने लगा इस बात से, यानी कि उसका दिल टूट जाता है क्योंकि आई थिंक सोरा के फादर सोरा को पसंद नहीं करते हैं। तो तब ग्रैंड मदर फिर से सोरा के फादर को चुप कराती हैं एंड सोरा को समझाती हैं कि वो मॉन्स्टर नहीं है। सोरा बोला कि लेकिन मेरी वजह से हर बार सभी लोग हर्ट हो जाते हैं। तो तब ग्रैंड मदर कहती हैं कि अब तुम्हारे पास गॉड मास्क है ना, इसलिए अब कुछ भी काम खराब नहीं होगा। सोरा भी प्रॉमिस करने लगता है कि हाँ, अब मैं एक गुड किड बन के ही दिखाऊंगा, आपका, मॉम का और डैड का हमेशा ख्याल भी रखूंगा। और फिर जब गॉड मास्क पहनकर ग्रैंड मदर को दिखाने लगा तो तब वो उठती ही नहीं। सोरा उन्हें बहुत उठाता है, साथ ही उसके पेरेंट्स भी ग्रैंड मदर को काफी ज्यादा उठा रहे थे, लेकिन वो उठी ही नहीं बिकॉज उनकी डेथ हो चुकी थी। और बस फिर ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हमें स्कूल का सीन दिखाया गया। एक्चुअली सोरा अपनी फैमिली के साथ जापान में रहता है जबकि इसके पेरेंट्स थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। ग्रैंड मदर की डेथ के बाद सोरा हर टाइम उस मास्क को पहन के रहने लगा था, जिस वजह से उसका फोकस इधर उधर जाता ही नहीं था, सिर्फ अपने काम पर रहता था। लेकिन एक दूसरा किड जो कि सभी बच्चों को बुली करता है, वो सोरा के पास आकर उससे उसका मास्क छीन लेता है एंड सोरा को कमजोर समझकर परेशान करने लगा। सोरा ने मना किया भी कि प्लीज ऐसा मत करो और मुझे मेरा मास्क वापस कर दो, लेकिन वो स्टूडेंट माना नहीं, बल्कि मास्क को सोरा से खींचने लगा, जिस वजह से वो टूट जाता है। सोरा बेचारे का दिल टूट जाता है, लेकिन वही वो स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि देखा अब आया ना मजा। तो ये सुन सोरा ने काफी ज्यादा गुस्से से उस स्टूडेंट की तरफ देखा एंड उसे अपनी पावर से हवा में उठाने लगा, जिस वजह से वो स्टूडेंट शॉक रह जाता है एंड उसका गला भिजने लगता है। एक्चुअली इस टाइम सोरा का माइंड बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, डायरेक्ट सिर्फ उस स्टूडेंट पर था जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो इजीली उस स्टूडेंट को हवा में उठा पा रहा था। सोरा की पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी विंडोज तक टूट जाती हैं एंड वो स्टूडेंट ऑलमोस्ट मरने ही वाला था क्योंकि उसका फेस तक रेड हो चुका था। लेकिन जब जैसे कुछ गर्ल्स यहाँ आई और चिल्लाने लगी तो तब सोरा का माइंड फोकस से हटा एंड वो स्टूडेंट नीचे गिर गया। तो तब जाकर सोरा को रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में क्या कर रहा था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम सोरा के पेरेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उस स्टूडेंट के पेरेंट्स भी आए हुए थे कंप्लेंट के साथ। इसलिए प्रिंसिपल अनाउंस कर देते हैं कि सोरा कोई नॉर्मल किड नहीं है बल्कि काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो उसे स्कूल से निकाल रहे हैं इससे पहले कि और किसी दूसरे स्टूडेंट को भी नुकसान पहुंचे। तो तब पेरेंट्स उदास होने लगे। तो वही सोरा जो कि बाहर है, जिसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी पता नहीं क्यों मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और अपनी पावर्स को बाहर आने से रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए वो यहाँ काफी उदास होकर बैठ जाता है। जिसके बाद अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ सोरा के फादर गुस्से से सोरा को उसके रूम में लाते हैं एंड कहते हैं कि अब तुम कभी घर से बाहर नहीं जाओगे बल्कि हमेशा सिर्फ इसी रूम में रहोगे
और फिर जब जैसे ही सोरा के रूम से बाहर आए और अपनी वाइफ के पास आ गए तो तब सोरा की मॉम सोरा के पास जा रही थी, लेकिन वो उन्हें रोक लेते हैं एंड बोलते हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक मॉन्स्टर है, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। मॉम कहती हैं कि प्लीज ऐसा मत बोलो और हल्के बात करो, सोरा सुन लेगा एंड वो हमारा ही बेटा है, तुम उसे ऐसे कैसे मॉन्स्टर बोल सकते हो। तो वहीं ऊपर से सोरा भी इन सभी बातों को सुन सुन के परेशान हो रहा था। फादर बताने लगते हैं कि अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचा है जहाँ से इसे निकाला नहीं गया हो या जहाँ इसने ऑलमोस्ट लोगों को जान से मार नहीं दिया हो, इसलिए अब मैं तंग आ चुका हूँ और बिल्कुल भी इसके साथ रह नहीं सकता एंड मेरी मॉम की डेथ की वजह भी यही है, यानी इसी की वजह से आज वो जिंदा नहीं। तो ये सुन मॉम जोर से सोरा के फादर को स्लैप मारती हैं एंड कहती हैं कि तुम आखिर ऐसे कैसे अपने खुद के किड पर इतने गंदे इल्जाम लगा सकते हो, ये जानकर भी कि सोरा का कोई दोष नहीं। तो वहीं ऊपर अब सोरा भी काफी बुरी तरह रोने लगा था अपने डैड के मुंह से अपने लिए इतना बुरा बुरा सुनकर, इसलिए चिल्ला भी रहा था कि नहीं मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और ना ही कोई डेविल हूँ। कि तभी सोरा के गुस्से की वजह से घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, जिस वजह से पेरेंट्स डर गए और फिर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फादर बोलते हैं कि देखा अब ये मॉन्स्टर फिर से कुछ काम खराब कर रहा है, इसलिए तभी सोरा के रूम में जाने लगे। तो वहीं सोरा जिसे अब एक बार फिर गुस्सा आ चुका था, उसने रूम के सभी सामान को हवा में उठा लिया, साथ ही विंडोज भी टूट गई। पेरेंट्स जब जैसे रूम में आए तो तब सोरा से ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहा था कि तभी एक बॉल बहुत जोर से मॉम के हेड पे जाकर लगी, जिस वजह से वो चिल्लाई। तो तब जाकर सोरा होश में वापस आया एंड मॉम के पास आने लगा, लेकिन फादर सोरा को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी हमारे क्लोज नहीं आओगे। मॉम कहने लगी कि नहीं सोरा की कोई गलती नहीं, यानी उसने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए प्लीज तुम मेरे बेटे को कुछ मत बोलो। लेकिन अब फादर डिसाइड कर चुके हैं कि उनको सोरा के साथ क्या करना है, यानी उसके साथ रहना ही नहीं है बल्कि सोरा को उस जगह पहुंचाना है जहां उसे स्टार्टिंग से होना चाहिए था। इसलिए तभी ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हमें सोरा के घर के बाहर एक कार दिखाई गई जहां कुछ लोग सोरा को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। सोरा भी सामान लेकर बाहर आया एंड जब कार में लगेज रखवाने के बाद वो सीट पर बैठ गया एंड बाहर जो पर्सन खड़े थे उन्हें देखने लगा। तो तब वो पर्सन बोले कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द तुमको घर वापस ले आएंगे। एक्चुअली ये सभी लोग किसी बहुत ही बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हैं एंड जो ये पर्सन है वहाँ के हेड हैं। बाय द वे अब हम देखते हैं कि जब सोरा रास्ते में था तो तब उसको हेड ने बताया कि हम तुम्हें ठीक करने के लिए हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर जा रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिर तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारी पावर्स के बारे में बताया है, यानी क्या पता कि फिर तुम अपनी पावर्स का यूज करके लोगों का भला कर पाओ। तो तब सोरा बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस जल्द से जल्द ठीक होना है ताकि फिर मैं अपनी मॉम और डैड के साथ रह सकूं। तो ये सुन हेड चुप हो गए। बाय द वे इनका नाम मिस्टर सोजी है। जिसके बाद अब हमें जापानीज टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट दिखाया गया, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा कि सोरा उस पूरी जगह को बस देखता ही रह गया। फिर जब वो अंदर आया तो ये जगह अंदर से भी काफी यूनिक थी, यानी ऐसे जैसे कि वो लोग फ्यूचर में आ गए हों, इतनी ज्यादा एडवांस। जिसके बाद अब हम एक रूम देखते हैं जिसको दिखाते हुए मिस्टर सोजी बता रहे हैं कि यहाँ पर हम तुम पर टेस्ट किया करेंगे, यानी यहाँ तुम्हें रोज आना होगा। तो तब सोरा भी हैरानी से उस जगह को देखने लगा। फिर जब वो आगे की जगह एक्सप्लोर करता है तो तब उसे काफी अजीब अजीब चीजें दिखने लगी कि कैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या किस किस टाइप के ड्रोन्स यहाँ पर हैं, जो कि काफी खतरनाक भी थे। इसलिए सोरा थोड़ा बहुत डर भी गया। फिर अब वो बाहर की साइड आया, यानी ये जगह साइंस डिपार्टमेंट के सबसे नीचे है, यानी जहाँ से सोरा बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं कर सकता। सोरा को उसका रूम दिखाया गया, जहाँ आते ही सोरा ने पूछा कि आप मेरी मॉम से बात कब कराओगे, यानी मुझे उनकी याद आ रही है। तो तब मिस्टर सोजी बोले कि तुमको याद है ना कि तुम बिल्कुल अभी अपनी फैमिली के साथ क्या करके आए हो, इसलिए अब तुम अपनी फैमिली से तभी मिल पाओगे जब तुम ठीक हो जाओगे एंड ट्रस्ट मी, हम तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे, फिर तुम हैप्पीली अपने पेरेंट्स के साथ रहना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सोरा खुश होने लगता है कि क्या आप सच में मुझे ठीक कर दोगे, प्रॉमिस करो, और फिर क्या आप मुझे मेरे मॉम डैड से भी मिलवाओगे। मिस्टर सोजी बोले कि हाँ प्रॉमिस। तो तब सोरा और ज्यादा खुश हो गया। और फिर जब मिस्टर सोजी चले गए तो तब वो खुद को मिरर में देखता है एंड बोलता है कि मॉम देख लेना, मैं बिल्कुल भी रोऊंगा नहीं एंड बहुत जल्द ठीक होकर
होकर आपके पास वापस आ जाऊंगा। वेल सीन कट हुआ, जिसके बाद अब नेक्स्ट डे से हमें सोरा की एक्टिविटीज दिखाई गई। यानी पहले तो उसकी स्टडी का एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है जहां उसकी काफी हार्ड स्टडी हो रही है, जो सब सोरा को समझ आ भी नहीं रही थी, लेकिन तब भी वो उसे सीखने की कोशिश करता है। फिर सोरा को फाइटिंग सिखाई गई, यानी इस चीज का भी उसका एक टाइम फिक्स कर दिया गया ताकि सोरा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। फिर अब हमें सोरा को एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जो कि आई थिंक वीकली सोरा के ब्लड को लेने वाले हैं ताकि ब्लड टेस्ट किया जा सके एंड और भी कई सारे तरह के टेस्ट किए जा सके। इसलिए जब सोरा से पूछने लगे कि क्या हम तुम्हारा ब्लड ले सकते हैं ताकि तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सके, तो तब वो बेचारा बच्चा बोलता है कि हाँ, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वेल अब स्टार्ट हुआ सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, जिसका यूज करके ये सभी पता लगाएंगे कि आखिर सोरा अपने माइंड का यूज करके चीजों को उठा कैसे लेता है। इसलिए उसके सामने फ्रूट्स रख दिए गए जिन्हें सोरा ने काफी मुश्किल से अपनी पावर का यूज करके ऊपर उठाया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स तक के लिए। तो तब मिस्टर सोजी को समझ आ गया कि सोरा को काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर बस ऐसे ही रूटीन चलता जाता है, यानी कि रोज सोरा की स्टडी होती है जहाँ कैमरा में से हर टाइम उस पर नजर भी रखी जा रही थी। फिर रोज ही फाइटिंग भी सिखाई गई जो कि दिन पर दिन हार्ड होती जा रही थी एंड साथ ही सोरा का ब्लड भी नॉन स्टॉप लिया जाता है, जिस वजह से वो बेचारा बस चिल्लाता ही रहा। और फिर उसके ब्लड पर काफी सारी रिसर्चेस भी की गई। सोरा को भी अब अपने इस रूटीन की आदत पड़ चुकी है, इसलिए जब वो एक दिन मिरर में देखकर रेडी हो रहा था तो तब पता चला कि मिरर के पीछे भी एक कैमरा है, जिसको उस कैमरा से एक लिटिल गर्ल देख रही थी जो कि मिस्टर सोजी की आई थिंक रिलेटिव है, जिसका नाम है मोमोको। जिसे मिस्टर सोजी समझाने लगे कि देखो, इस किड का नाम सोरा है जिसकी बड़े होकर तुम्हें देख रेख करनी है। मोमोको मान जाती है कि हाँ, मैं बड़े होकर सोरा का ध्यान रखूंगी और फिर सोरा को स्क्रीन पे देख देख कर खुश होने लगी। जिसके बाद एक दिन जब सोरा ब्लड देने के बाद जा रहा था तो तब एक और किड दिखाया गया जिसके फेस को शो तो नहीं कराया गया है, लेकिन वो बस छुप छुप कर सोरा को देख रहा था। सोरा को भी ये चीज फील हुई, इसलिए जब जैसे वो टर्न हुआ तो तब वो किड जल्दी से यहाँ से चला गया। वेल अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिर ये मिस्टीरियस किड है कौन। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बस ऐसे ही सोरा का रूटीन चलता जाता है, यानी रोज स्टडी करना, ब्लड देना, मोमोका का सोरा पर नजर रखना। फिर जब एक दिन सोरा के लिए वही रोज का डाइट वाला खाना आया तो तब मोमोको उसके लिए एक कार्ड भिजवाती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होने लगा कि भला ये किसने भिजवाया है। तो वही मोमोको सोरा का लंच देखकर बुरा फील कर रही थी कि सोरा कैसे ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता है। फिर एक दिन जब सोरा जा रहा था तो उसे रास्ते में वही मिस्टीरियस किड दिखा, जिसको आई थिंक चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। सोरा उस किड को हेलो करता है फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन वो किड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम सोरा की पावर कंट्रोल प्रैक्टिस देखते हैं, जिसको सोरा बस एक खेल समझ रहा था। तो इसलिए मिस्टर सोजी ने सोरा को डांटा एंड समझाया कि तुमको सीरियस होने की जरूरत है, तभी तुम ठीक हो पाओगे। तो ये सुन वो मान जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब रात में सोरा सो रहा था तो तब उसे नाइटमेयर्स आने लगे, इसलिए वो परेशान हो जाता है। तो तब सोरा को परेशान देखकर मोमो को भी परेशान होने लगी, इसलिए नेक्स्ट डे उसने सोरा के लिए चॉकलेट भिजवाई इस मैसेज के साथ कि चॉकलेट्स खाने से तुम्हारे नाइटमेयर्स दूर हो जाएंगे। तो ये रीड कर सोरा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसको भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो अकेला नहीं है बल्कि कोई तो उसका यहाँ एक दोस्त है जो कि पता नहीं कौन है, पर बस वो उसका ख्याल रखता है एंड उस पर नजर रखता है। वेल अब स्टोरी हमें पूरे 8 साल बाद से दिखाई गई कि कैसे सोरा अब बड़ा हो चुका है एंड अभी तक ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल्स दे रहा है। फिर हम उसकी फाइटिंग स्किल्स देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी, साथ ही वो स्टडी में भी ब्रिलियंट बन चुका था एंड अब भी आराम से यहाँ रह रहा था, यानी विदाउट कंप्लेंट। लेकिन मिस्टर सोजी सोरा के ब्लड से उसके लिए जो मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं वो अभी तक बन नहीं रही। बाय द वे सोरा को अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता है। एंड रही बात पावर कंट्रोल प्रैक्टिस की, तो अब यहाँ भी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला चुका था, लेकिन ज़्यादा वेट अपनी पावर से उठा नहीं पा रहा था। मिस्टर सोजी बोलते हैं कि सोरा तुम फुल फोकस क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो तब वो बोलता है इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैं अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा हूँ, यानी उनसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले ठीक हो जाओ। तो तब सोरा को गुस्सा आने लगा कि मैं 8 साल से आपके मुंह से यही बात सुन रहा हूँ, आखिर कब मैं ठीक होऊंगा और मॉम से मिल पाऊंगा। कम से कम आप मुझे एक बार इनसे कॉल पर तो बात करवा दीजिए।
लेकिन मिस्टर सोजी इस चीज़ के लिए भी मना कर देते हैं एंड बोलते हैं कि अगर तुमको गुस्सा आता है तो इस गुस्से का यूज़ ट्रेनिंग पर करो, तभी तुम जल्द से जल्द ठीक हो पाओगे। तो ये सुन सोरा चुप हो गया। जिसके बाद अब हमें मोमो को दिखाई गई, जो कि वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है एंड बिल्कुल अभी कॉलेज से वापस साइंस डिपार्टमेंट आई है, जहां आकर वो रोज की तरह सोरा को देखने लगी। बाय द वे मोमो को इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड नहीं है बल्कि सेकंड फीमेल लीड है एंड जो मेन लीड होगी उसके बारे में आगे बता दिया जाएगा। बाय द वे आज सोरा का बर्थडे है, इसलिए मोमोको ने सोरा को उसका फेवरेट चॉकलेट केक भिजवाया है एंड और भी कई सारी चीज़ें जो सब सोरा को पसंद है, विद कार्ड जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सोरा। सोरा खुश होने लगा, इसलिए बोला कि पता नहीं तुम कौन हो लेकिन मेरा पूरा ख्याल रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिल से थैंक्स कर रहा हूँ। और फिर तभी केक को एंजॉय करने लगा। यानी यहाँ तक भी सोरा साइंस डिपार्टमेंट में खुश था। लेकिन अब स्टोरी फिर से कुछ और साल आगे बढ़ती है, यानी कि स्टोरी को 6 साल आगे से दिखाया गया, जहां सोरा आज भी अपना ब्लड दे देकर परेशान है। तो वहीं मोमोको अब JDSD की ऑफिशियल मेंबर बन चुकी थी। और अगर बात की जाए प्रैक्टिस की तो अब उसमें सोरा एकदम परफेक्ट बन चुका है, यानी कितना भी वेट उठा लेता है और जैसी मर्जी चाहे उसे मूव भी कर देता है। तो मिस्टर सोजी खुश होने लगे कि फाइनली सोरा ने कर ही दिखाया। तो वहीं सोरा भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद अब वो यहाँ से बाहर जा पाएगा एंड अपनी मॉम से मिल पाएगा। लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाएगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा मिस्टर सोजी से बोल रहा है कि अब तो मुझे अपनी पावर्स पर अच्छे से कंट्रोल करना आ चुका है, इसलिए अब तो मुझे आप मेरी मॉम के पास जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अभी नहीं, तुम अब भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो और अपनी मॉम को भी। सोरा गुस्सा करने लगा, लेकिन आपने देखा ना कि मैं परफेक्टली सब हैंडल कर रहा हूँ। तो तब मिस्टर सोजी सोरा को उसका पासपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि देखो तुम्हारे जाने की तैयारी कर दी गई है और एनवेलप में पैसे भी रख दिए गए हैं ट्रैवल के लिए, पर बस अभी हम तुमको यहाँ से नहीं भेज सकते, क्योंकि हम तुम्हारे ब्लड से जो मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं वो अभी तक बनी नहीं है, जिसके बनते ही तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। सोरा समझने लगा कि शायद ये सच ही बोल रहे हैं, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। और फिर जब जैसे यहाँ से चला गया तो तब उसको अपने रूम के अंदर से वही मिस्टीरियस बॉय बाहर जाता दिखा, जो कि किसी से भी बात नहीं करता है। सोरा ने आवाज़ दी भी कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं। और फिर जब जैसे सोरा अपने रूम में आया तो पता चला कि वो मिस्टीरियस बॉय सोरा के लिए कुछ सामान रख के गया है, जो कि वो सब है जो कि सोरा की मॉम ने सोरा के लिए भिजवाया था। लेकिन सोरा को कभी ये चीजें दी ही नहीं गई और ना ही इनके बारे में बताया गया। साथ में सोरा की मॉम का लेटर भी था, जिसमें लिखा है कि वो सोरा को रोज कितना ज्यादा मिस करती हैं एंड उसके वापस आने का वेट कर रही हैं। इसलिए सोरा तभी गुस्से से उस सभी सामान को लेकर मिस्टर सोजी के पास आता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, यानी आपने मुझसे ये सभी चीजें छुपाई क्यों। मिस्टर सोजी पहले तो हैरान रह गए कि इसे ये सब सामान कहाँ से मिला, मगर फिर समझाने लगते हैं कि हमने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि फिर तुम अपनी मॉम से मिलने की और ज़्यादा जिद करते और उनको और ज़्यादा मिस करने लगते, जिस वजह से तुम कभी अपनी पावर कंट्रोल प्रैक्टिस पर फोकस नहीं दे पाते। सोरा हैरान होने लगता है कि मिस्टर सोजी उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ उसकी मिस्टर सोजी से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, जहाँ जब जैसी बातों बातों में मिस्टर सोजी ने कह दिया कि तुम अभी भी लोगों के लिए खतरा हो, यानी सच में एक डेविल ही हो। तो ये सुन सोरा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी पावर्स का यूज करके मिस्टर सोजी को दूर फेंक देता है। और फिर तभी ड्रॉर से पासपोर्ट एंड और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मनी एनवेलप भी ले लेता है एंड जल्दी से यहाँ से जाने लगा, मिस्टर सोजी को सॉरी बोलकर। सोरा के जाने के बाद मिस्टर सोजी सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देते हैं कि सोरा भाग चुका है, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। तो तब सभी जगह अलार्म बजने लगा। सोरा ने भी अपनी पावर यूज की एक जगह को डैमेज करने के लिए, जिससे सभी डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो तब इन सभी चीजों को समझकर वो मिस्टीरियस बॉय स्माइल करने लगता है, जो कि सोरा के रूम में उसकी मॉम का दिया हुआ सभी सामान रखे गया था। वेल अब दिखाया जाता है कि सोरा कैसे फुल स्पीड से भाग रहा है एंड बाकी सभी लोग उसको कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सोरा पर अटैक भी करते हैं, लेकिन वो तब भी किसी की भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि सोरा के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो इजीली कई सारे लोगों को उठाकर दूर फेंक रहा था। हमें यहाँ एक पर्सन दिखाए गए जो कि बोल रहे हैं कि सोरा को हर हाल में बाहर जाने से रोको। तो तब गार्ड्स
फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सोरा फायरिंग से भी इजीली बच रहा था क्योंकि वो हर चीज़ को स्टॉप कर सकता है। लेकिन इतना करने पर भी एक बुलेट सोरा के शोल्डर को टच करके निकल जाती है, जिस वजह से सोरा का शोल्डर जख्मी हो गया। लेकिन वो तब भी रुकता नहीं है बल्कि भागता जाता है। ऊपर से ऑर्डर आया कि फायरिंग रोक दी जाए, यानी सोरा मरना नहीं चाहिए। तो तब गार्ड्स खुद से सोरा को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सोरा दोबारा से सभी को एक बार फिर खुद से दूर कर देता है एंड फाइनली वो इस जगह से भाग गया। और फिर बस भागता ही जाता है जब तक कि उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती, क्योंकि वो इस टाइम कंफ्यूज है सालों के बाद बाहर की दुनिया को देखकर, क्योंकि सब कुछ एकदम चेंज हो चुका था, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सोरा बहुत दूर आ चुका है एंड एक जगह बैठकर अपनी चोट को देखने लगा, इसलिए उसने अपने हाथ पर पट्टी बांध दी और फिर तभी वो वहीं पर सो गया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। लेकिन खुश भी था कि आज वो फाइनली साइंस डिपार्टमेंट से आज़ाद हो गया। जिसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी सोरा से पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन सोरा उठ गया, लेकिन कोई जवाब नहीं देता बल्कि जल्दी से यहाँ से जाने लगता है और फिर फाइनली अपने घर को ढूंढकर वहाँ आ जाता है। इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज वो अपनी मॉम से मिल पाएगा। लेकिन जब घर का लॉक तोड़ने के बाद वो अंदर गया और अपनी मॉम को आवाज़ देने लगा कि मॉम आप कहाँ हो, तो तब हमें सोरा की मॉम दिखाई गई, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं और सोरा के नाम को पुकार रही हैं। फिर वो उस वाले सोरा को प्यार करती हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था एंड रोने भी लगी, ये बताकर कि मैं कब से तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी। लेकिन ये क्या, ये सब तो सिर्फ सोरा की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। यानी कि सोरा की मॉम घर में नहीं थी, बल्कि एक आदमी यहाँ आया और पूछने लगता है कि तुम आखिर हो कौन और घर के अंदर कैसे आए। सोरा शॉक रह जाता है अपने घर में किसी और को देखकर। फिर अब बात करने पर पता चलता है कि सोरा के पेरेंट्स इस घर से जा चुके हैं, बल्कि सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि जापान छोड़कर वापस थाईलैंड जा चुके हैं। वो पर्सन बताता है कि मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, पर बस मैं इस बैंक नंबर पर रेंट के पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये सुन सोरा ने वो बैंक नंबर ले लिया एंड उस पर्सन को थैंक्स करने लगा। जिसके बाद अब हम मिस्टर सोजी को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के साथ सोरा की पावर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें सोरा में एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है, यानी वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। कि तभी एक दूसरा पर्सन यहाँ आता है और बताने लगता है कि हम सोरा को सब जगह सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि हमारी सोच से हमेशा 5 स्टेप्स आगे सोच रहा है, जिस वजह से हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो मिस्टर सोजी बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम और ज़्यादा टीम बुलवाओ और कैसे भी करके सोरा को यहाँ वापस लाओ। जिसके बाद अब हमें सोरा दिखाया गया, जो कि चॉकलेट खा रहा था, क्योंकि वो अपने बैग में मोमोको की दी हुई सब चॉकलेट्स रख के लाया है एंड प्लानिंग कर रहा है थाईलैंड जाने की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही पर्सन वापस से मिस्टर सोजी से मिला और बता रहा है कि सोरा अभी भी कहीं नहीं मिल रहा है, क्या हमें थाईलैंड जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने ज़रूर थाईलैंड ही जाएगा। तो तब मिस्टर सोजी बोले कि कोई नहीं, तुम जाओ, अब मुझे ये मैटर हैंडल करने दो। और फिर अब उन्होंने मोमोको को अपने पास बुलाया एंड समझाने लगते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हो जो कि सोरा को वापस ला सकती हो, क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानती हो और समझती हो। और फिर बताने लगते हैं कि इस टाइम सोरा ठीक एक एनिमल की तरह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होगा, जिसको अगर हम फोर्सफुली लाएंगे तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करके ईजिली फिर से भाग जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम ही उसको प्यार से यहाँ वापस ला सकती हो। वैसे उसका ज़्यादा टाइम तक बाहर रहना डेंजरस हो सकता है, बाकी सब लोगों के लिए भी और खुद सोरा के लिए भी, इसलिए मुझे सोरा की फिक्र भी हो रही है। तो तब मोमो को बोली कि ठीक है अंकल सोजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोरा को ज़रूर सेफली वापस ले आऊँगी। और वहीं बाहर हम फिर से उसी मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं, जो कि रॉबर्ट जैसी वॉइस में कह रहा है कि मैं कब से चाहता था कि ये सोरा यहाँ से चला जाए, और अब जब वो यहाँ से जा चुका है इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और फिर तभी वो यहाँ से जाने लगा, जहाँ हम साफ देख पा रहे थे कि वो किसी मशीन की हेल्प से चल पा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा फ्लाइट से फाइनली थाईलैंड आ चुका है, जहाँ उसे अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, यानी कहाँ जाना चाहिए। लेकिन तभी उसने एक टैक्सी ली और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी मेन फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है एमी, एंड वो अपने फ्रेंड क्रिन से ड्राइविंग सीख रही है, जो कि एक एक्टर है। बाय द वे एमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी ड्राइविंग सीखते हुए, क्योंकि उसे किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं। यानी एमी को काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश दिखाया गया है, उसकी वजह से बार बार क्रिन को चोट्स लग रही थी, जिस वजह से
से वो मना भी करने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें ड्राइविंग नहीं सिखा रहा, लेकिन वो फिर सॉरी बोलकर किरण को मना लेती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोरा जिस टैक्सी में था तो उस टैक्सी का ड्राइवर समझ चुका था कि सोरा एक टूरिस्ट है, इसलिए उसने छुपकर मीटर को ज्यादा कर दिया, जिस वजह से सोरा को ज्यादा पैसे देने पड़े। सोरा भी ये सब नोटिस कर लेता है। जिसके बाद अब जब वो एक जगह रुका और ड्राइवर ने हाई चार्जेस बताए तो तब सोरा अपनी पावर्स का यूज करके मीटर के नंबर को काफी चालाकी से कम कर देता है और फिर पैसे देने लगा। ड्राइवर पूछता है कि पर इतने कम क्यों? तो तब सोरा ने बोला कि आप खुद अपना मीटर देख लो, मैं बस उतने पैसे दे रहा हूँ जितने की बने हैं। ड्राइवर कंफ्यूज होने लगा कि ऐसा कैसे हो गया और फिर तभी सोरा टैक्सी से उतर जाता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि सोरा ने स्ट्रीट फूड बाय करा जो कि उसे काफी अजीब लग रहा था और फिर अब वो बैंक में उस बैंक नंबर की डिटेल्स निकलवाने आया जो कि उसे उस पर्सन ने दिया है जो कि अब सोरा के घर में रेंट पर रहता है। लेकिन बैंकर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, ये बताकर कि ऐसा करना पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो तब सोरा बोला कि लेकिन मैं उनका बेटा हूँ जिनका ये बैंक नंबर है, इसलिए आप प्लीज कम से कम बस मुझे इनका एड्रेस बता दो। बट वो बैंकर तब भी मना कर देता है, जिस वजह से सोरा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा इसी बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ भी उसे वही सब बातें बताई गई जो कि बैंकर ने बोली थी कि विदाउट कस्टमर परमिशन कोई भी तुमको ऐसी ही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो तब सोरा और ज्यादा परेशान होने लगता है कि अब भला मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगा। जिसके बाद अब हम एमी को देखते हैं जो कि ड्राइविंग में थोड़ा ठीक हो चुकी है, इसलिए कहने लगी कि अब मैं मेन रोड पर ड्राइविंग करूंगी। किरण साफ मना कर देता है कि नहीं, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अब क्योंकि एमी को लग रहा है कि नहीं, अब वो एकदम परफेक्ट ड्राइविंग सीख चुकी है, इसलिए कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जब किरण किसी की कॉल अटेंड करने कार से बाहर गया तो तब एमी जल्दी से कार लेकर यानी किरण को यहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अब हमें सोरा दिखाया गया जो कि रोड पर चल रहा है लेकिन भूखा है, इसलिए जब जैसे उसे एक फूड स्टॉल दिखा तो तब वो उसके पास जाने लगा। तो वहीं एमी जो कि फुल स्पीड से आ रही थी कि तभी कॉल आ जाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर जब जैसे उसने नोटिस किया कि सामने कोई है तो तब वो अनबैलेंस हो गई। सोरा भी शॉक रह जाता है सामने से फुल स्पीड से कार को आते हुए देखकर, इसलिए अपनी पावर का यूज करके कार को रोकने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन कार थी ही इतनी स्पीड में कि तब भी सोरा को हिट कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर अब जैसी एमी ने देखा कि उसने क्या कर दिया है तो तब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, ये सोच कर कि कहीं ये लड़का मर तो नहीं गया है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहाँ किरण भी आ गया और पूछने लगा कि क्या हुआ। तो तब एमी सब बता देती है कि उसने कैसे कैसे किसी का एक्सीडेंट कर दिया है एंड अब उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। डॉक्टर बाहर आए तो तब एमी उनके कुछ भी बताने से पहले कहने लगती है कि प्लीज़ डॉक्टर, आप कैसे भी करके उस लड़के को बचा लो, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं सब दे दूंगी, पर बस वो लड़का मरना नहीं चाहिए बिकॉज मुझे भूतों से डर लगता है। तो तब डॉक्टर हंसने लगते हैं और फिर बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, पेशेंट ठीक है, उसके कुछ टेस्ट होंगे और फिर वो यहाँ से जा सकता है। तो तब जाकर एमी शांत हुई, यानी कि उसको सांस आई। किरण कहता है कि चलो अब जब सब ठीक है तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है। और फिर जब वो यहाँ से चला गया तो तब पीछे से सोरा रूम से बाहर आया जो कि जा रहा है। एमी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि ऐसे नहीं जा सकते हो, डॉक्टर ने बोला है कि अभी तुम्हारे कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं। तो तब सोरा बोलता है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन एमी उसे जाने नहीं दे रही थी बल्कि सोरा को पीछे से पकड़ लेती है। तो तब सोरा को गुस्सा आ गया, इसलिए बोला कि क्या मैं तुम्हें एक डॉग दिख रहा हूँ जो तुम मुझको ऐसे ट्रीट कर रही हो। एमी बोलती है कि हाँ, तुम्हारा माउथ कुछ मेरे पपी जैसा तो है, लेकिन मैं बस तुम्हें इस वजह से रोक रही हूँ ताकि तुम्हारे सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएं। और फिर इमोशनल होकर बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है इसलिए मैं तुमको जाने नहीं दे सकती हूँ। सोरा भी इमोशनल होने लगा कि क्या सच में तुमको मेरी फिक्र हो रही है जबकि तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो तब एमी बताती है कि हाँ, इसलिए क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं फंस जाऊंगी, ऊपर से तुम भूत बनकर हमेशा मुझे परेशान भी करोगे। तो तब सोरा चिढ़ जाता है और जाने लगता है। एमी भी सोरा को फॉलो कर रही थी तो तब सोरा अपनी पावर से व्हील चेयर आगे कर देता है और तभी चला गया, जिस वजह से एमी सोरा को फॉलो नहीं कर पाई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।
सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमी पॉटरी क्लास में है, लेकिन उसका सारा फोकस इस बात पर था कि पता नहीं वो लड़का ठीक होगा कि नहीं जो कल मेरी कार के सामने आ गया था। मुझे अच्छे से याद है कि कार फुल स्पीड में थी, लेकिन तब भी उस लड़के को एक भी चोट आई कैसे नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको काफी सारे इंटरनल इंजरीज आई हैं और वो इस बात से अनजान है, फिर वो मर जाएगा? तो वहीं हमें सोरा दिखाया गया जो कि बैंक के बाहर है, क्योंकि अब वो सिर्फ यहीं आकर अपने पेरेंट्स की डिटेल्स मांगने की रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए उसको यहाँ पर शाम हो गई। जिसके बाद अब रात में हम एमी को देखते हैं जिसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो हेल्प के लिए एक पर्सन को रोक लेती है, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि ये पर्सन ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो उससे जाने का बोलने लगी। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, यानी कि वो एक चोर था, इसलिए एमी को मारकर एमी का सामान छीनने लगता है। एमी बेहोश हो चुकी है, तो वहीं सोरा यहाँ आ गया जो कि ये सब देखकर उस चोर से ऐसा करने से मना करता है। तो तब वो चोर सोरा को भी मारने लगा, यहाँ तक कि नाइफ तक बाहर निकाल लेता है सोरा को डराने के लिए। लेकिन अब क्योंकि सोरा को गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने अपनी पावर से नाइफ छीनकर उसी चोर की तरफ कर दिया। तो वहीं एमी कुछ भी देख नहीं पाई क्योंकि वो बेहोश है, लेकिन दो लोग जो कि बाइक पर थे वो अपनी बाइक रोककर इस सीन को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। सोरा फाइनली उस चोर को काफी बुरी तरह डरा कर यहाँ से भगा देता है। तो तब वो दोनों पर्सन भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सोरा एमी को देख रहा है कि वो कैसे बेहोश हुई हुई है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि एमी सोरा को थैंक्स कर रही है उसे बचाने के लिए। फिर बोली कि पर मेरी वजह से तुमको चोट लग गई, लास्ट टाइम भी तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हो गया था, इसलिए सॉरी। तो तब सोरा कहने लगा इट्स ओके, अब तुम मुझे यहाँ उतार सकती हो, मैं इस वाले बस स्टॉप से बस ले लूंगा। लेकिन एमी मानी नहीं, बल्कि कहने लगी कि तुम टूरिस्ट हो ना, इसलिए आज एक दिन के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। वैसे तुम्हारे फेस की चोट देखकर मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। और फिर तभी वो सोरा को अपने घर ले आती है एंड उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है, जिस सब से सोरा को काफी तकलीफ हुई। एमी ने सोरा से नॉनस्टॉप बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि तुम जापान से थाईलैंड क्यों आए, क्या तुमको यहाँ किसी से मिलना है, या तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है, या तुम स्टडी की वजह से आए हो। लेकिन सोरा उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहा था। एमी कहती है कि वैसे तुम काफी क्यूट भी हो, इसलिए गर्लफ्रेंड तो होगी ही तुम्हारी। लेकिन जब सोरा मना करने लगा तो तब एमी को उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं आया। सोरा को भूख लग रही थी, इसलिए एमी कहती है कि तुम नूडल्स खाना पसंद करोगे। सोरा कहता है कि हाँ। तो तब एमी हंसना शुरू कर देती है कि वैसे तो तुम किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देखो तुमने कितना फास्ट रिप्लाई दिया। सोरा बताने लगता है कि हाँ इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछ रही हो उनके आंसर्स मेरे पास नहीं हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि आफ्टर डिनर एमी सोरा को काउच पर सोने के लिए शीट एंड पिलो दे रही है। और फिर जब जैसे रूम में गई कि तभी इतने में सोरा अपनी पावर का यूज करके कुछ ही सेकंड में काउच कवर कर देता है। एमी जब बाहर आती है तो हैरान रह जाती है कि तुमने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर दिया। लेकिन फिर बाद में सोरा को अपने फ्रेंड किरिन के कपड़े देती है कि तुम ये पहन सकते हो, ये किरिन के हैं। सोरा पूछने लगता है कि कौन किरिन, तुम्हारा हस्बैंड। तो तब वो समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। जब भी कभी हम होम पार्टी करते हैं तो वो यहीं रुक जाता है, इसलिए उसका काफी कुछ सामान मेरे पास है। तो तब सोरा कहने लगा कि ठीक है मैं समझ गया। कि तभी एमी रोलिंग पिन लेकर आई और समझाने लगी कि देखो माना मैं काइंड हो, लेकिन अगर रात में तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई नो मैं काफी ज्यादा प्रेटी हूँ, इसलिए नियत तो खराब हो ही सकती है तुम्हारी। तो तब सोरा समझाता है कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। एमी चिढ़ जाती है और पूछने लगी कि मुझ में क्या खराबी है। तो तब सोरा काफी चीजें काउंट करा देता है कि देखो तुम्हारी आईज ऐसी है, नोज वैसी है, यहाँ तक कि माउथ तो वैक्यूम क्लीनर जैसा है। तो तब एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए कहने लगी कि देखो तुम्हारी चॉइस वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब है, पर बस देखो मैं इतना कह रही थी कि मेरे रूम के आसपास भी मत आना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद सोरा हंसने लगता है क्योंकि वो एमी को टीज कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम JTST देखते हैं जहाँ मोमो को कुछ सर्च कर रही है कि तभी उसको सोरा की कल रात वाली वीडियो मिल जाती है, जिसे देख वो शॉक रह जाती है। साथ ही एमी की कार का नंबर भी वीडियो में शो हो रहा था, इसलिए इस चीज की हेल्प से मोमो को ने पता लगा लिया कि इस टाइम सोरा
कहाँ हो सकता है। इसलिए वो तभी मिस्टर सोजी के पास आई एंड बताने लगी कि सोरा मिल चुका है जिसे मैं बहुत जल्द वापस यहाँ ले आऊंगी। तो ये सुन मिस्टर सोजी भी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हुआ और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सोरा वॉशरूम में है जो कि अपने टीथ ब्रश कर रहा था अपनी पावर्स का यूज करके, क्योंकि उसे ऐसे ही रहने की आदत है। लेकिन जब जैसी एमी वॉशरूम में आई तो तब उसने जल्दी से सब स्टॉप कर दिया, यानी कि वो बच गया, वरना एमी को उसकी पावर्स के बारे में पता चल जाता। फिर अब हम देखते हैं कि सोरा जब बाहर बैठा हुआ था तो तब वो एमी की अजीब अजीब बनाई हुई चीजों को हैरानी से देखने लगा, जो भी कुछ वो पॉटरी क्लास में बनाती है। कि तभी एमी भी यहाँ आ गई और खुद की तारीफ करने लग जाती है कि देखा मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो तब सोरा कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो खुद की तारीफ करने में। एमी ने सोरा को ब्रेकफास्ट करने के लिए रोक लिया और फिर जब ये दोनों किचन में थे तो तब एमी काफी कोशिश करती है कि सोरा उसे बता दे कि वो जापान से थाईलैंड क्यों आया है, लेकिन सोरा कुछ नहीं बताता। फिर जब ये दोनों ब्रेकफास्ट रेडी के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे तो तब एमी जबरदस्ती सोरा के ऑमलेट पर सॉस डाल रही थी, जो सब करने से सोरा मना करता भी है। कि तभी वो सॉस सोरा के कपड़ों पर गिर जाती है, इसलिए ये देख एमी जोर जोर से हंसने लग जाती है। लेकिन तभी सोरा ने भी सेम किया, यानी वो भी उसके कपड़े खराब कर देता है और हंसने लगता है। तो तभी इस वजह से एमी को गुस्सा आने लगा एंड इस बार वो सोरा पर केचप फेंकने वाली थी, लेकिन तभी सोरा हार मान लेता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं व्हाइट फ्लैग दिखा रहा हूँ। तो तब जाकर वो रुकी और फिर ये दोनों अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले गए। लेकिन इसी बीच एमी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एमी के अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा कीज थी। और फिर उन्होंने जब जैसी सोरा को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा तो ये देख वो दोनों बुरी तरह शॉक रह गए एंड सोरा को गलत समझने लगे। एमी भी यहाँ आ गई जो कि हैरान है अपने पेरेंट्स को देखकर एंड अपने पेरेंट्स के रिएक्शन को देखकर समझ चुकी है कि वो सोरा को इस टाइम यहाँ ऐसी हालत में देखकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन तब भी वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं करती। सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि पेरेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, और फिर बातों बातों में बताते हैं कि वैसे हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक दूसरा लड़का पसंद कर लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, इसलिए तुम्हें इस लड़के को भुलाना होगा। तो तब ये बात सुनकर एमी सोरा को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हाँ देखिए, यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी कि इसको मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन पेरेंट्स एमी की एक नहीं सुनते, बल्कि बोले कि हम अपने स्टैंडर्ड के लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक्चुअली एमी की फैमिली को काफी ज्यादा रिच दिखाया गया है, इसलिए वो एमी की एक नहीं सुनते और फिर तभी यहाँ से चले गए। जिनके जाने के बाद एमी परेशान होने लगती है कि अब भला वो क्या करेगी। जिसके बाद अब हमें मोमो को दिखाई गई जो कि थाईलैंड आ चुकी है, जिसने पहले होटल में एक रूम लिया जहाँ वो अपना लगेज रखती है और फिर तभी सोरा को ढूंढने निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सोरा एमी को सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलता है। तो ये सुन एमी बोली इट्स ओके और फिर तभी डोर ओपन कर देती है। लेकिन तभी उसने वापस से डोर ओपन किया और पूछने लगी कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो तो तुमने बताया ही नहीं। सोरा अपना नाम बता देता है तो तब एमी ने भी अपना नाम बताया। फिर तभी सोरा यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद अब हम देखते हैं कि एमी खुश नजर नहीं आ रही है, यानी कि थोड़ी परेशान है। अब कुछ देर बाद हमें मोमो को एमी के अपार्टमेंट के नीचे दिखाई गई, जो कि सोच रही है कि क्या सच में सोरा यहीं पर है कि नहीं। कि तभी किरण भी यहाँ आ गया, जो कि समझने लगा कि ये लड़की उसकी फैन गर्ल है, जो कि उसका ऑटोग्राफ लेने आई है या फिर सेल्फी। इसलिए तभी वो मोमोको के पास आता है एंड अपनी तारीफें करने लगता है, जबकि मोमोको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली किरण के फैंस यहाँ अक्सर किरण की वजह से आते जाते रहते हैं, इसलिए किरण को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। साथ ही उसको मोमोको अच्छी भी लगी थी, इसलिए वो उससे इतनी बातें कर रहा था। कि तभी किरण की रियल फैंस यहाँ आ जाती हैं, जो कि सेल्फी लेने लगती हैं। तो तब मोमो को मौका देखकर तभी यहाँ से चली गई, जिसको किरण रोक भी नहीं पाया और बातें करने के लिए। अब दिखाया जाता है कि किरण एमी के साथ है, जहाँ एमी ने सब बताया कि कैसे कैसे उसके पेरेंट्स किसी केविन नाम के लड़के से उसकी शादी कराना चाहते हैं। तो तब किरण बोला कि वैसे ये नाम तो मेरी रिकॉर्डिंग कंपनी के ऑनर का भी है। बट फिर एमी को समझाने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बचना है तो तुम कुछ टाइम के लिए किसी को फेक बॉयफ्रेंड बना लो। तो ये सुन एमी सोचने लगी कि अब भला वो फेक बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए। तो वहीं हमें सोरा दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बैंक के चक्कर लगा रहा है। और फिर जब वो वहाँ से हटकर थोड़ा आगे आया तो तब एमी ने सोरा को देख लिया, इसलिए तभी खुश होकर सोरा का नाम पुकारने लगी। तो वहीं सोरा भी सरप्राइज रह गया एमी को देखकर। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी ने सोरा को सब बताया कि कैसे कैसे एमी को सोरा की जरूरत है फेक बॉयफ्रेंड बनाने के
लिए बदले में वो सोरा की उस काम में हेल्प करा देगी जिसकी वजह से सोरा जापान से थाईलैंड आया है। तो फिर तब सोरा भी फाइनली अपनी प्रॉब्लम इन दोनों के साथ शेयर करता है, लेकिन यहाँ वो और ज़्यादा कुछ बात नहीं बताता कि जैसे वो बचपन से साइंस डिपार्टमेंट में रहा है इसलिए अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। एमी कहती है कि ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी एंड तुम बदले में मेरी करा देना। तो तब सोरा डील एक्सेप्ट कर लेता है। किरण पूछने लगा कि वैसे तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स की कोई फोटो है, अगर नहीं तो क्या तुम उनकी फोटो ड्रॉ कर सकते हो। सोरा कहता है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो तब एमी उसको अपना मोबाइल देती है। सोरा सीरियस होकर एंड फुल इमोशन के साथ पिक्चर ड्रॉ करने लगा, जिसे जब जैसी किरण ने देखा तो तब वो हैरान रह जाता है सोरा की ड्राइंग स्किल्स देखकर। इसलिए एमी से कहता है कि ये लड़का आर्ट में अपना बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकता है। लेकिन जब एमी पिक्चर देखती है तो वो बुरी तरह शॉक रह जाती है क्योंकि सोरा ने एकदम बच्चों वाली ड्राइंग की थी। इसलिए कहने लगी कि भला ऐसा कैसे हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। एमी एक ऐप डाउनलोड करती है जिससे पहले उसने सोरा की फोटो क्लिक की और फिर जैसे जैसे सोरा बताता गया कि लोग कहते हैं कि मेरी आईज डैड पर है और नोज मॉम पर, तो तब इन चीज़ों को सुनकर एमी फाइनली सोरा के पेरेंट्स की पिक्चर ड्रॉ कर देती है जो कि दिखने में एकदम सेम थी। इसलिए सोरा इमोशनल हो गया और एमी को थैंक्स करने लगा। एमी कहती है कि चलो अब पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि किरण को शूटिंग के लिए जाना था इसलिए वो सोरा को बाय बोलता है, ये कहकर कि अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो बता देना। सोरा जापानीज स्टाइल में किरण को बॉ करके थैंक्स करने लगा। तो तब किरण को ये सब बहुत ही अजीब लगा, इसलिए उसने हाथ जोड़ लिया और बोला कि ठीक है इतना काफ़ी है, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब एमी एंड सोरा बैंक के बाहर सभी को फोटो दिखाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी ने भी सोरा के पेरेंट्स को देखा नहीं था। इन दोनों ने मार्केट में भी पूछताछ की, यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पा रहा था वहाँ वहाँ इन दोनों ने पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी इन दोनों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसलिए दोनों थक कर बैठ गए। एमी सोरा को वाटर देती है और फिर सोरा के वाटर पीने के बाद खुद भी सेम स्ट्रॉ से पानी पीने लगी। तो तब सोरा हैरान रह गया, इसलिए कहता है कि तुम मेरे स्ट्रॉ से पानी पी रही हो। एमी बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ। तो तब सोरा बताता है कि सबको लगता है कि मुझे डिसीज है, इसलिए कोई भी मेरे ग्लास से पानी तक नहीं पीता। तो ये सुन एमी हंसने लगती है और पूछती है कि कौन सी डिसीज, पागलपन की? फिक्र मत करो, मैं तुमसे बड़ी पागल हूँ। तो तब सोरा एमी को प्यार से देखने लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सोरा को कोई एकदम नॉर्मल समझकर ट्रीट कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा एंड एमी दोनों मिलकर सोरा के पेरेंट्स की फोटो को सब जगह पेस्ट कर देते हैं, जहां इन्होंने नंबर भी दे दिया है कि अगर कोई भी इनको जानता है तो वो इनको कांटेक्ट करे। साथ ही लोगों से अभी भी पूछताछ भी कर रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि एमी सोरा को अपने घर ले आई, जहाँ आकर सोरा बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा, लेकिन अपने खाने पीने का खर्च मैं खुद से उठाऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हैं। एमी मान जाती है और जब अपने रूम जाने लगी तो तब सोरा बोला कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख सकता हूँ ताकि अगर कॉल आए तो मैं उसे अटेंड कर लूँ। एमी मान गई एंड अपना मोबाइल देकर चली गई, लेकिन सोरा को मोबाइल के सामने बैठे बैठे रात से सुबह हो जाती है, लेकिन एक भी कॉल नहीं आई, जिस वजह से सोरा उदास हो गया। तो वहीं एमी हैरान थी कि सोरा ने कैसे पूरी रात बैठकर कॉल के आने का वेट करा है। फिर अब दिखाया जाता है कि एमी जब पोएट्री क्लास लेने जा रही थी तो तब वो सोरा से भी उसके साथ चलने का बोलती है क्योंकि घर में बैठे बैठे सोरा बोर हो जाता है। इसलिए जब जैसे ये दोनों घर से बाहर आए तो तब मोमोको ने सोरा को देख लिया एंड वो खुश होने लगी कि आखिरकार सोरा मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर जब ये दोनों कार से चले गए तो तब मोमोको भी इन दोनों को फॉलो करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों पोएट्री क्लास में है, जहाँ जब जैसे ही एमी का मोबाइल रिंग करने लगा तो तब सोरा ने जल्दी से कॉल पिक की, ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स के लिए कॉल आई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है बल्कि वो कॉल एमी के लिए थी। इसलिए सोरा उदास हो जाता है एंड जब उदास होकर बाहर बैठा हुआ था तो तब एमी सोरा के लिए डायनासोर बनाकर लाई एंड सोरा को चुप कराने लगी, ये समझाकर कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। तो तब जाकर सोरा थोड़ा रिलैक्स होता है। और फिर जब आफ्टर क्लास सोरा रेस्टोरेंट में था तो तब एमी सोरा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई। सोरा खुश हो जाता है कि ये सब किस लिए। तो तब वो बोली कि बस इसलिए तुमको चॉकलेट पसंद है ना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सी वाली चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब ले आई। सोरा चॉकलेट खाते हुए एमी के साथ खेलने लगता है, तो वहीं एमी भी सोरा के साथ फन कर रही थी, यानी ये दोनों एक दूसरे का फेस खराब कर देते हैं चॉकलेट लगा लगा कर। लेकिन ऐसा करके इन दोनों को बहुत ही मज़ा आ रहा था।
जिसके बाद हमें मोमोको को दिखाया गया जो कि दूर से सोरा पर नजर रख रही है एंड खुश भी है सोरा को हैप्पी देखकर। लेकिन जब मोमोको रियलाइज करती है कि सोरा का एमी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बॉन्ड होता जा रहा है, इसलिए ये देखकर मोमोको उदास हो गई, यानी उसे जेलिसी फील हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मोमोको ने बचपन से सोरा को पसंद किया है, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। तो तब क्रिन मोमोको को जाते हुए देख लेता है और फिर तभी उसे फॉलो करने लगा। मोमोको को रियलाइज हो गया कि पक्का कोई तो है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए जब जैसी वो साइड में आई एंड क्रिन ने मोमोको के शोल्डर पे हाथ रखा तो तब मोमोको जोर से क्रिन का हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देती है एंड पूछने लगती है कि तुम आखिर कौन हो। क्रिन बताने लगता है कि वही सुपरस्टार जो कि तुम्हें कल मिला था। तो तब जाकर मोमोको ने क्रिन को छोड़ा एंड पूछने लगी कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। क्रिन बताता है कि मैं तुमको ज्यादा देर से फॉलो नहीं कर रहा था, यानी अभी कुछ ही देर से कर रहा था एंड बस रोकने ही वाला था। तो तब मोमोको फिर से क्रिन के हाथ को मोड़ देती है। क्रिन कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो, जबकि मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आ रहा था क्योंकि तुम मुझे उदास दिखी थी एंड देखो अभी भी तुम उदास हो, जरूर कोई तो बात है जो तुम्हारे साथ हुई है। मोमोको मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरी फिक्र करने वाले। तो तब क्रिन बताता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा कुछ बन जाऊं। और फिर जब जैसी उसने मोमोको के शोल्डर पे हाथ रखा, लेकिन तभी डर के मारे अपने हाथ को पीछे कर लिया कि कहीं मोमोको उसे फिर से मारने नहीं लगे। मोमोको बोलती है कि तुमको लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए हर किसी को तुमसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई नहीं, यानी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्रिन कहने लगा कि चलो कोई नहीं, पर कम से कम तुमने ये तो एक्सेप्ट करा कि मैं हैंडसम हूँ। और फिर सीरियस होकर अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी, यानी एक से एक सुंदर लड़की देखी है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है, यानी मैं तुम्हें वन साइड लव कर बैठा हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे हम पिछले जन्म में लवर रह चुके हैं। मोमोको क्रिन की बातों पर हंसने लगी कि तुमने कहाँ से ऐसी बकवास बातें सुनी, यानी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और जब जाने लगती है कि तभी क्रिन मोमोको को पकड़ के रोक लेता है, बिकॉज उस तरफ रिपोर्टर था जो कि क्रिन को ढूंढ रहा है। तो तब मोमोको बोलती है कि वैसे तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, लेकिन पब्लिक के सामने रिलेशनशिप रिवील करने से डरते हो, बहुत ही ज्यादा अजीब और बकवास हो। क्रिन समझाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर बस जो ये रिपोर्टर्स लोग होते हैं बात को बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं। मोमोको रिपोर्टर को आवाज देने लगती है कि देखो क्रिन यहाँ पर है। तो तब क्रिन काफी बुरी तरह डर जाता है, इसलिए तभी जल्दी से यहाँ से भाग गया, जिसकी इस हरकत पर मोमोको को काफी हंसी आ रही थी। लेकिन जब उसे वापस से सोरा की याद आने लगी तो तब वो दोबारा से उदास हो गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी खुश है एंड किसी से कॉल पर बात कर रही है। फिर जब उसने सोरा को बताया कि बेकरी शॉप वाली की कॉल आई थी जो कि बता रही है कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा है एंड वो वापस बेकरी शॉप पर आए तो वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगी। तो ये सुन सोरा इतना ज़्यादा खुश हो गया कि डायरेक्ट एमी को हक कर लेता है। लेकिन जब सोरा को रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है, इसलिए तभी दूर हो गया। एमी भी ऑकवर्ड फील करने लगी थी, इसलिए तभी फ्रूट्स खाने लगी। तो वहीं सोरा को भी काफ़ी अजीब फील हुआ, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया। एक्चुअली आज एमी के पेरेंट्स ने एमी को केविन से मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन एमी अपने साथ सोरा को भी लाई है एंड उसे समझा रही है कि तुमको मेरे पेरेंट्स और केविन के सामने सेम ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे हम सच में लवर्स हैं, क्योंकि फिर तभी केविन मुझसे नफरत करेगा और मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये सुन सोरा मान गया कि ठीक है तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगा। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले गए। तो तब बाहर एक कार आकर रुकी जो कि और किसी की नहीं बल्कि केविन की ही थी, यानी वही लड़का जिसको एमी के पेरेंट्स ने एमी के लिए पसंद करा है। वेल वो अंदर आते ही एक रैंडम लड़की से बात करने लगता है, बिकॉज केविन का नेचर ऐसा है कि ये एक टाइम पर 3-4 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखता है एंड कुछ ही टाइम में उन सभी को चेंज भी कर देता है, यानी कि केविन एक नंबर का चीटर है। तो वहीं एमी जब सोरा के साथ थी तो तब सोरा बोला कि रुको मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। एमी वहीं रुककर सोरा के वापस आने का वेट करने लगती है, लेकिन जब यहाँ से केविन निकल के गया तो तब एमी केविन को बस देखती ही रह गई, यानी कि एमी को केविन काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन अभी उसे ये बात पता नहीं है कि यही वो लड़का है जिसको उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पसंद किया है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी सोरा को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा रही है, लेकिन पेरेंट्स नाराज थे कि तुम इस लड़के को अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तो तब एमी बताती है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि वो है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और फिर जब जैसी कहने ही वाली थी कि सोरा मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी चुप हो जाती है केविन को अपने सामने देखकर। यानी कि अब एमी को पता चला कि जिस लड़के को उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पसंद किया है वो और कोई नहीं बल्कि ये है। डैड केविन का इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं कि केविन मेरे दोस्त का बेटा है जो कि रिकॉर्डिंग कंपनी का ऑनर है, यानी हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रिच भी है। तो तब एमी नॉन स्टॉप केविन को देख रही थी। पेरेंट्स समझ जाते हैं कि एमी को केविन पसंद आ चुका है, इसलिए बोलते हैं कि अब तुम अपने इस फेक बॉयफ्रेंड को यहाँ से भगा सकती हो, यानी हमें पता है कि तुमको केविन पसंद आ चुका है। तो तब एमी मुकरने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी केविन अच्छा है लेकिन सोरा इससे भी ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली एमी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे बस अपने पेरेंट्स के बोलने पर शादी नहीं करनी, क्योंकि एमी को पता है कि ये शादी एक बिजनेस डील है, जबकि एमी को सच्चा प्यार चाहिए, यानी उसे उस पर्सन से शादी करनी है जो कि एमी का ख्याल रखे और एमी को सच्चा प्यार करे। इसलिए वो अभी भी सोरा को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। केविन बोलता है कोई बात नहीं, ये चीज हम अभी कुछ देर में कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है, फिलहाल हमें लंच स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर जब जैसे ये सभी लंच करने लगे तो तब केविन अपने हाथों से एमी के पेरेंट्स को मील सर्व कर रहा था, जिस वजह से वो उससे इम्प्रेस होने लग जाते हैं। एमी सोरा को इशारा करती है कि वो भी सेम ऐसा ही करे, लेकिन इनोसेंट सोरा पेरेंट्स की जगह एमी को ही मील सर्व करने लगा। मॉम केविन से बोली कि तुम भी ऐसा ही करो, तो तब केविन ने भी एक चीज उठाकर एमी को दी। तो तब सोरा केविन को हराने के चक्कर में बहुत सारे नूडल्स एमी को निकालकर प्लेट में दे देता है। मॉम एंड डैड गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो तब सोरा डर गया एंड एमी की प्लेट से हाफ नूडल्स डैड की प्लेट में डाल देता है। डैड चिल्लाने लगे तो तब सोरा ने डर कर वो नूडल्स मॉम की प्लेट में डाल दिए, लेकिन मॉम भी चिल्लाने लगी कि तुम में सच में मैनर्स नहीं, यानी तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो तब सोरा ने वो सभी नूडल्स अपनी प्लेट में ले लिए एंड टेस्ट करके बताने लगा कि नहीं, ये खराब नहीं है, यानी एकदम ठीक है। एंड जिस तरह से वो वॉइस करके खा रहा था तो तब पेरेंट्स और ज्यादा इरिटेट होने लगे। तो वही केविन सोरा पर हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्रिन दिखाया गया जो कि डांस कर रहा था, यानी उसकी शूटिंग चल रही थी। और फिर जब वो रेस्ट करने बैठा तो तब उसकी फैन गर्ल्स उसके पास आकर उसे परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन जब वो सभी चली गई तो तब क्रिन को मोमोको की याद आने लगी, यानी कि क्रिन सच में मोमोको को पसंद करने लगा है। अब हम देखते हैं कि सोरा जो कि अभी भी साउंड करके खा रहा था, तो तब उसे एमी ने चुप कराया एंड समझाया कि मुझको प्यार करो मेरे पेरेंट्स के सामने। सोरा बोला कि पर मुझे प्यार करना नहीं आता। तो तब वो समझाती है कि तुमको कभी किसी ने तो प्यार किया होगा ना, तुम सेम वही सब चीजें मेरे साथ कर दो। तो ये सुन सोरा अपना चाइल्डहुड टाइम याद करने लगा कि मॉम कैसे मेरे हेयर में कॉम करती थी, कैसे फेस पर पाउडर लगाती थी एंड कैसे लास्ट में किसिस देने के बाद मुझे काफी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए सोरा भी सेम यही सभी काम एमी के ऊपर भी करना शुरू कर देता है, यानी पहले कॉम बाहर निकालता है और एमी के हेयर ठीक करने लगा। जिसे ये सब करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर ये कर क्या रहा है, इंक्लूडिंग एमी, जिसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। फिर सोरा ने एमी के पाउडर लगाया ठीक बच्चों की तरह और फिर तभी लास्ट में एमी को प्यार करने लगता है, वो भी किसिस करते हुए, जैसे कि सेम उसकी मॉम किया करती थी। एमी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। केविन भी शॉक रह गया, तो वहीं एमी के पेरेंट्स भी हैरान थे, इसलिए एमी से सारा ड्रामा बंद करने को बोलते हैं, ये बताकर कि हमें पता है कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग के वॉचमैन से हमने पूछताछ की थी, जिसने बताया कि ये लड़का भी 2 दिन से ही तुम्हारे घर में रहने आया है, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद कर दो। तो फाइनली एमी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, सोरा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का शादी जैसा बड़ा डिसीजन आप दोनों नहीं लो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझे सच में पसंद करे। और फिर तभी सोरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। तो तब केविन समझ गया कि इसका मतलब एमी इनोसेंट लड़की है जो कि आई थिंक बहुत टाइम से सिंगल रही है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगा। इसलिए एमी के पेरेंट्स को समझाने लगा कि मॉम डैड आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं एमी से दोस्ती करूंगा और फिर धीरे धीरे उसे अपना बना लूंगा। तो ये सुन वो दोनों हैप्पी हो गए। जिसके बाद अब हम एमी को देखते हैं जो कि घर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ ही नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि सोरा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसलिए अब उसके पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे,
जबकि एमी को नहीं पता कि केविन का नेचर कैसा है, यानी वो कैसा लड़का है। क्या पता बिजनेस डील की वजह से वो अच्छा बनकर दिखा रहा हो। तो तब सोरा बोला कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे फेस पर पंचेस मारकर अपना गुस्सा शांत कर सकती हो। एमी खुश होने लगी कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन जब जैसी वो सोरा को मारने ही वाली थी लेकिन तभी रुक गई, यानी कि उससे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो सोरा के इनोसेंट फेस पर पंच मार सके। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा जो कि कन्वीनियंस स्टोर में था, तो तब मोमोको भी सोरा के पास आई एंड तभी उससे बात करने की कोशिश करने लगी, ये पूछकर कि क्या तुम जापान से हो। सोरा बताता है कि हाँ, तो तब कहने लगी कि मैं भी हूँ एंड अच्छा लगता है कि जब हम दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री के लोगों से मिलते हैं। सोरा बोला कि हाँ बात तो सही है, फिर अपना सामान लेने लगा। तो मोमोको ने सोरा को उसकी फेवरेट चॉकलेट उठाकर दी, ये बताकर कि तुमको ये पसंद है ना। तो तब सोरा हैरान हुआ कि हाँ, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता। तो तब वो बताने लगी, इसलिए क्योंकि मैं लोगों के माइंड रीड कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये भी पता है कि तुमको नूडल्स के साथ सुशी खाना पसंद है। तो ये सुन सोरा अपना सामान छोड़ देता है और डायरेक्ट मोमोको को हक कर लेता है, क्योंकि वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। तो वहीं मोमो को भी हैरान हो रही थी, लेकिन फिर तभी सोरा पीछे हुआ और बोला कि सॉरी, मैंने तुम्हें अचानक हक किया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे काफ़ी टाइम पहले से जानती हो। मोमो को वैसे तो खुश हो रही थी, लेकिन फिर हंसकर बताने लगी कि वैसे मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, यानी मैंने बस गैस किया था, क्योंकि जापान में सब मोस्टली नूडल्स के साथ सुशी खाना पसंद करते हैं। तो ये सुन सोरा चुप हो जाता है कि तुम बहुत सही का गैस करती हो, और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं, यानी कि एक तरह से मोमोको ने सोरा को अपना फ्रेंड बना लिया है। दोनों एक साथ ही वापस घर जा रहे थे, जहां मोमोको सोरा से बातों बातों में पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसी पर्सन है जिससे तुम कभी मिले नहीं हो, तब भी उसने तुम्हारा ख्याल रखा हो। तो तब सोरा बताता है कि हाँ, एक पर्सन है जिसे मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तो ये सुन मोमोको पूछने लगी कि अगर वो पर्सन तुम्हारे सामने आ जाए तो तब तुम क्या करोगे, यानी कि उसे पसंद करोगे। सोरा बोला कि ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करूंगा, बट अब मुझे जाना होगा। और फिर तभी मोमोको को जल्दी से बाय करके यहाँ से चला जाता है। मोमोको काफी प्यार से सोरा को जाते हुए देखती है, फिर अपने होटल रूम आ गई एंड काफी ज्यादा खुश होने लगी कि इसका मतलब सोरा मुझको पसंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि मैं वही लड़की हूँ जो एनी टाइम उस पर नजर रखती थी एंड उसका ख्याल रखती थी। लेकिन अभी मैं ये बात सोरा को नहीं बता सकती, क्योंकि फिर वो मुझे मिस्टर सोजी की टीम का समझकर नफरत करने लगेगा, जबकि मुझे सोरा के और ज्यादा क्लोज जाना है। इसलिए फिलहाल मैं ये बात सीक्रेट रखने वाली हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिसर्च लैब में रिसर्च चल रही है, लेकिन जो चीज़ ये लोग बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं रही थी। इसलिए इस बारे में मिस्टर सोजी को इन्फॉर्म करा गया कि सोरा को वापस आना ही होगा, वरना कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कहें तो हम कैंडा का ब्लड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, उसे बीच में मत लाओ। मैं मोमोको से कहूँगा कि वह जल्द से जल्द सोरा को वापस लेकर आए। एंड रही बात कैंडा की, तो वो सिर्फ हमारी एक मिस्टेक है, लेकिन ये बात हमें उसको पता नहीं चलने देनी है। मगर वहीं डोर के बाहर कैंडा ये सब सुन लेता है, इसलिए गुस्सा करने लगा कि मैं किसी की रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहता। मुझे क्यों हमेशा सेकंड ऑप्शन समझा जाता है। एक दिन मैं सबको प्रूफ कर दूंगा कि मैं सोरा से बेहतर हूँ। और फिर तभी सोरा को उल्टा सीधा बोलते हुए यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि केविन किसी लड़की के साथ रूम में है। इसका मतलब वो सच में एक काफी बड़ा चीटर है। और फिर तभी उस लड़की की फोटो को किसी ग्रुप चैट में शेयर करता है, ये बताकर कि आज की गर्लफ्रेंड मेरी ये लड़की है। तो तब सब बोलने लगे कि कोई इनोसेंट फेस वाली लड़की को डेट करो। तो ये सुन उसके माइंड में एमी आती है, इसलिए सभी को बताने लगा कि हमें बहुत जल्द इनोसेंट फेस वाली लड़की को भी डेट करने वाला हूँ। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा जो कि रात में सो रहा था कि तभी उसको ड्रीम में वो टाइम याद आने लगा जब मिस्टर सोजी सोरा को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। तो तब सोरा की मॉम सोरा को समझा रही थी कि तुम्हें कोई भी काम खराब नहीं करना है, बल्कि जो मिस्टर सोजी बोलेंगे वही करना है। सोरा रोना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, यानी मुझे आपसे दूर नहीं होना। और फिर तभी वापस से रूम की सभी चीज़ें हवा में उठने लगी। तो तब डैड ने सोरा को डांट कर चुप कराया।
एंड जाने के लिए बोला था। इसलिए ये सब सोच सोच कर सोरा प्रेजेंट में परेशान हो जाता है एंड अपनी पावर्स यूज कर लेता है। पूरे अपार्टमेंट का सामान अब इस टाइम हवा में था, तो वहीं एमी जब शोर सुनती है एंड देखती है कि कैसे सब चीजें हवा में हैं, इसलिए वो काफी जोर से चिल्लाने लगी एंड घोस्ट घोस्ट बोलने लगी और फिर तभी बेहोश भी हो गई। मॉर्निंग में जब वो उठी तो तब जल्दी से सोरा के पास भागकर आती है एंड उसे सब बताती है कि रात में कैसे भूत आ गया था, लेकिन अभी भी वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि कुछ भी सही से नहीं बता पा रही थी। इसलिए सोरा ने उसे स्लैप मार के होश में आने के लिए बोला। तो तब एमी भी पलटकर सोरा को मारती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया कैसे। सोरा कहता है सॉरी, मैं तो बस तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब इन दोनों ने आराम से बैठकर बात की तो तब सोरा समझाता है कि रात कुछ भी नहीं हुआ था, यानी जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी सोरा के साथ जिम आई है एक्सरसाइज करने, जहां किरण भी दिखाया गया है, लेकिन ये दोनों उसको देख नहीं पाते। और फिर तभी इनके पीछे पीछे मोमो को भी यहाँ आ गई, जिसको देख किरण खुश हो जाता है। इसलिए मोमोको को रोक कर बात करने लगा, जहाँ उसने आज सबसे पहले मोमोको से उसका नेम पूछा। मोमोको अपना नेम बता देती है तो तब वो कहता है कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल नेम है, लेकिन क्या मैं तुमको कोचैन कहकर पुकार सकता हूँ, जिसका जापानीज में मतलब मेरी गर्लफ्रेंड होता है। तो तब मोमोको साफ मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किरण फिर से मोमोको को फॉलो कर रहा था तो तब वो फिर से उसका हाथ मोड़ देती है और रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। और जब चली गई तो तब किरण को काफी इंसल्टेड फील हुआ कि कैसे आज मोमोको ने सभी के सामने मेरा हाथ मोड़कर इंसल्ट करवा दी। इसलिए वो तभी चुपचाप कॉफी लेने चला गया। वेल अब हम देखते हैं कि जब आफ्टर एक्सरसाइज सोरा एंड एमी दोनों बैठे हुए थे तो तब एमी सोरा का फेस क्लीन करने लग जाती है, जो सब दूर से मोमोको ने भी देख लिया। इसलिए उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वहीं सोरा भी हैरान था कि एमी कैसे उसकी इतनी फिक्र कर रही है, यानी उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। इसलिए वो एमी को बस देखता ही रह जाता है। वेल सीन चेंज होता है और अब हमें एमी को किरण के साथ दिखाया जाता है, जहाँ जब केविन इन दोनों को आते हुए देखता है तो तब ये दोनों शॉक रह गए कि ये दोनों ही केविन को जानते हैं। बाय द वे केविन ने एमी को रोका और फ्रेंडशिप करने के लिए बोलने लगा, जबकि एमी बस ये कहती जा रही थी कि मैं अपनी लाइफ को अपने पेरेंट्स की बिजनेस डील बनाना नहीं चाहती हूँ। तो तब केविन समझाता है कि एमी उसको बस एक चांस दे दे एक दूसरे को समझने के लिए। तो तब एमी मान गई, बिकॉज केविन हर लड़की को अपने हैंडसम लुक से इम्प्रेस कर लेता है और अपनी बातों से भी। लेकिन वहीं सोरा थोड़ा बहुत जेलस होता है इन दोनों को साथ में देखकर। फिर जब वो यहाँ से जा रहा था तो तब उसे रास्ते में मोमो को दिखती है, इसलिए ये दोनों बातें करने लगे। एंड जब बातें कर ही रहे थे तो तब इन दोनों को साथ में देखकर किरण जेलस होता है, यानी सोचने लगा कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं करते। और फिर तभी साइड में हट गया। मोमो को जब सोरा को बाय बोलकर जाने लगी तो तब रास्ते में उसे केविन दिखता है, जो कि हमेशा की तरह फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है कि अरे तुम कौन हो, यहाँ की तो नहीं लगती। मोमो को पूछने लगी कि मतलब, तो तब वो कहता है कि तुम हेवन से आई हुई एंजल लगती हो। मोमो को मुंह बनाने लगी कि भला ये कैसी बकवास है, यानी बहुत ही घटिया जोक था। और फिर जब जाने लगी तो तब केविन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो। और फिर तभी उसने जबरदस्ती अपना कार्ड मोमो को दे दिया कि जब भी लोनली फील करो तो मुझे कॉल कर लेना। मोमो को कुछ आंसर नहीं देती, बल्कि तभी यहाँ से चली गई। फिर अब हम बाहर सोरा एंड एमी को साथ में देखते हैं, जहाँ एमी सोरा को बता रही है कि तुम अकेले घर चले जाओ, आज मुझे केविन के साथ लंच पर जाना है। तो ये सुन सोरा को बुरा तो लगा, लेकिन वो एमी को रोक भी नहीं सकता था। इसलिए एमी तभी केविन के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद किरण सोरा के पास आता है और पूछता है कि लाओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि मुझे तुमसे एक बात भी पूछनी है। सोरा मान गया, जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। वेल किरण एक जगह कार रोकता है एंड सोरा से डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम मोमोको को डेट कर रहे हो, यानी क्या उसे पसंद करते हो। सोरा मना करने लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो तब जाके किरण थोड़ा बहुत शांत हुआ, यानी कि उसे सांस आई। लेकिन फिर पूछने लगा कि तो क्या एमी को पसंद करते हो। तो तब सोरा हिचकिचा कर बताता है कि नहीं। तो तब ये बात किरण को काफी अजीब लगने लगती है, इसलिए वो सोरा के क्लोज होकर पूछने लगता है कि तो फिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यानी क्या तुम्हारा इंटरेस्ट बॉयज में है। तो ये
सुन सोरा जल्दी से क्रेन को खुद से दूर कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं, यानी जो भी कुछ तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो तब क्रेन बताता है कि वैसे मेरा भी इंटरेस्ट बॉयज में नहीं है, यानी गर्ल्स में ही है, मैं तो बस तुमको टेस्ट कर रहा था। चलो ये भी ठीक है कि तुम्हारे और मोमोको के बीच में सच में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ एंड डेट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे उससे पूछकर बताना कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है। तो ये सुन सोरा मान गया। वेल सीन कट होता है एंड अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब रिसर्च हो रही थी तो तब एक डेंजरस बात सामने आई, इसलिए साइंटिस्ट जल्दी से आकर मिस्टर सोजी को इस बारे में बताने लगा कि हम जिस मेडिसिन पर वर्क कर रहे थे, यानी जो सोरा के यहाँ से भागने से पहले उसकी बॉडी में इंजेक्ट करी गई थी, उसका रिजल्ट काफी खराब आया है। यानी अगर सोरा ने बाहर अपनी पावर्स का यूज काफी ज्यादा किया तो इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए हमें सोरा को जल्द से जल्द लैब में वापस लाना होगा उसको ठीक करने के लिए। तो तब ये बात मिस्टर सोजी मोमोको को कॉल पर बताते हैं कि अगर तुम सोरा को जिंदा देखना चाहती हो तो उसको जल्द से जल्द वापस लेकर आओ, वरना वो मर जाएगा। तो ये सुन मोमोको परेशान होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम एमी एंड केविन को साथ में देखते हैं, जहां ये दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन सोरा बार बार बीच में एमी को कॉल कर करके परेशान कर रहा था। इसलिए जब एमी सोरा को डांट देती है कि तुम बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो, तो तब सोरा भी परेशान होने लगा, यानी कि कॉल कट कर देता है एंड अपना मोबाइल चार्जर पे लगा के रख देता है। बाय द वे उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो नूडल्स बाय करने कन्वीनियंस स्टोर में आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात वापस से मोमोको से हुई, जो कि सोरा को ऑफर करती है कि क्या तुम मेरे साथ पास में खुले न्यू रेस्टोरेंट में नूडल्स खाना पसंद करोगे। सोरा जल्दी से मान जाता है और फिर ये दोनों साथ में नूडल्स खाने आ गए एंड बातें करने लगे। मोमोको पूछती है कि क्या तुम्हारा जापान वापस जाने का मन नहीं करता, जबकि वहाँ कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी फिक्र करते होंगे। तो तब सोरा थोड़ा शांत हो गया और उदास होकर बताने लगा कि नहीं, मेरा बिल्कुल भी जापान वापस जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे जो वहाँ अपने थे वो अब थाईलैंड में आ चुके हैं। मोमोको चुप हो जाती है कि तभी सोरा मोमोको से उसकी चॉइस के बारे में पूछने लगा कि मोमोको को क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या नहीं। एक्चुअली सोरा से ये सब पूछने के लिए क्रिन ने जो कहा है ताकि वो मोमोको को इम्प्रेस कर पाए, इसलिए मोमोको भी सोरा के पूछने पर उसे अपनी सभी अच्छी और बुरी चीजें बताने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि जब सोरा वापस घर आया कि तभी उसको अपनी मॉम का लिखा हुआ वही लेटर मिलता है जो कि उसे अपनी मॉम के भेजे हुए सामान में मिला था। इसलिए वो उसे बैठकर रीड करने लगा एंड काफी ज्यादा इमोशनल होने लगा, यानी कि अपनी मॉम को मिस करना शुरू कर देता है। तो वहीं बाहर केविन एमी को घर ड्रॉप करने आया एंड एमी को बाइक करते टाइम एमी का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि आई होप तुमने मुझे थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया होगा। एमी समझ नहीं पाती कि अब भला वो क्या आंसर करे, इसलिए कहती है कि हाँ, एज ए फ्रेंड तुम मुझे काफी अच्छे लगे। केविन हंसने लगा और फिर तभी एमी केविन को बाय बोलकर चली गई। बाहर आकर भी उसने केविन को बाय करा एंड जब यहाँ से चली जाती है तो तब उसके जाते ही एक दूसरी लड़की जो कि यहाँ से जा रही थी, तो तब उसे रोक कर केविन उससे बातें करने लगता है, यानी हमेशा की तरह फ्लर्ट करने लगा, जिसकी बातों से वो लड़की खुश भी हो रही थी, यानी कुछ ही सेकंड्स में इम्प्रेस हो जाती है। वेल अब हम देखते हैं कि जब एमी अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तो तब उसे वॉचमैन ने बताया कि तुम्हारे से ऊपर जो एक ग्रैंड मदर रहती थी उनकी आज डेथ हो चुकी है, इसलिए तुम जरा संभल कर रहना, क्योंकि क्या पता उनकी आत्मा अभी भी इस बिल्डिंग में हो। तो ये सुन एमी बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। एक्चुअली एमी को बचपन से भूतों से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो वहीं हमें सोरा दिखाया गया जो कि अपनी मॉम को मिस करते हुए रो रहा था, इसलिए जब उसने अपनी पावर का यूज करके टिश्यू बॉक्स उठाया तो तब ये सब एमी ने देख लिया कि सामान कैसे फिर से हवा में उड़ रहा है, इसलिए वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। सोरा जब एमी के पास आया तो तब वो उसे बताती है कि यहाँ पर टिश्यू भूत है, यानी ये घर बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर तभी अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगी, ये कहते हुए कि अब मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना है। तो तब सोरा एमी को समझाता है कि देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एंड अगर बाई चांस भूत आ गया तो मैं हूं ना तुम्हारे पास तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। एमी एकदम ही शांत हो जाती है सोरा की बात को सुनकर कि क्या सच में तुम मुझको प्रोटेक्ट करोगे। तो तब सोरा एमी के आंसू साफ करता है एंड बोलता है कि हाँ, मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे तुम किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, इसलिए फिलहाल डरना बंद कर दो। एमी खुश होने लगी बिकॉज उसे सोरा की ये बात काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो स्टार्टिंग से यही तो चाहती थी कि कोई ऐसा लड़का उसकी लाइफ में आए जो उसको प्रोटेक्ट करने की बात करे, उसका ख्याल रखे। इसलिए एमी काफी प्यार से सोरा को देखने लगी और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।
सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमी सोने की कोशिश कर रही थी तो वहीं सोरा उसके पास बैठा हुआ था जब तक कि एमी सो नहीं जाती, बिकॉज एमी को भूतों से डर जो लगता है। फिर अब दिखाया गया कि जब आधी रात हो चुकी थी तो तब सोरा को वापस से नाइटमेयर्स आने लगे, जिस वजह से पूरा रूम वाइब्रेट हो रहा था। एमी जब शोर सुनकर उठती है एंड बाहर चेक करने गई तो तब उसे ब्लैंकेट हवा में उड़ती हुई नजर आई, इसलिए एमी ने जोर से सोरा का नाम चिल्लाया एंड सोरा को जल्दी से उठाकर अपने साथ रूम में ले आई एंड ब्लैंकेट में कवर कर लेती है, ये बोलते हुए कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, यानी जो भी कोई घोस्ट इस रूम में है वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर तभी प्रे भी करने लगती है कि गॉड प्लीज घोस्ट को भगा दो। तो तब सोरा बस एमी को देखता जाता है कि एमी इस टाइम उसके कितने ज़्यादा क्लोज है, इसलिए सोरा ने एमी को चुप कराया ये बोलकर कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो चुका है। तो तब एमी धीरे धीरे शांत होने लगी एंड सोरा को देखने लगी, तो वहीं सोरा भी नॉन स्टॉप एमी को ही देख रहा था। एक्चुअली अब सोरा अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म है कि वो एमी को पसंद करता है, लेकिन अभी तक एमी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं है। वेल, अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जब जैसी एमी सोकर उठी तो तब सोरा उसके पास ही था। एमी को कॉल आती है कि सोरा के पेरेंट्स मिल चुके हैं, तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसने इस बारे में सोरा को भी बताया, तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। जिसके बाद ये दोनों उस जगह आ गए जहाँ उस कॉल वाले पर्सन ने मिलने बुलाया था, लेकिन ये सब सिर्फ एक चाल थी एमी और सोरा को लूटने की, यानी कि कुछ बुरे लोगों ने इन दोनों को झूठ कहकर सुनसान जगह बुलाया है ताकि इनका सामान लूट सके। एमी सोरा से पीछे होने का कहती है क्योंकि वो सोरा को कमज़ोर जो समझती है, इसलिए खुद उन गुंडों से फाइट करने की कोशिश करने लगी, जबकि वो उन्हें मार तक नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी हार नहीं मानती। सोरा मना करता भी है कि ऐसा मत करो, लेकिन एमी रुकने वाली कहाँ थी। तो तब सोरा को अपनी पावर्स का यूज़ करके एमी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यानी कि उसकी हेल्प करवानी पड़ती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एमी उन गुंडों को मार रही है, जबकि पीछे से सोरा अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा था। एमी बोली कि देखा, मैं इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, तुम देख रहे हो ना। तो तब सोरा बोलता है कि हाँ, तुम वाकई में कमाल हो। दूर से हम मोमोको को भी देखते हैं जो कि इन दोनों को फॉलो करते करते यहाँ आई है, जिसके बाद काफ़ी देर तक ये सीन चला, यानी कि एमी ने उन सभी लोगों को हरा दिया, जबकि वो बात अलग है कि सब कुछ करा पीछे से सोरा ने था। कि तभी सोरा की एनर्जी डाउन होने लगी ज़्यादा पावर यूज़ कर लेने की वजह से, इसलिए मोमो को जल्दी से सोरा के पास आती है एंड उसे संभालती है। एमी पूछने भी लगी कि भला तुम हो कौन। तो तब मोमो को बोली कि इस टाइम ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तुम बस जल्दी से सोरा को घर ले चलो। तो तब एमी ने ऐसा ही करा, यानी कि ये तीनों वापस घर आ गए, जहाँ एमी कह रही है कि शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तो तब मोमो बोली कि नहीं, हॉस्पिटल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और फिर जब जैसी सोरा की हार्ट बीट चेक करने ही वाली थी कि तभी एमी उसके बाल पकड़ लेती है एंड पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। मोमो को ने बताया कि बस हार्ट बीट चेक कर रही थी। और फिर अब मोमो को एमी से हॉट चॉकलेट बनवा कर उसमें छुपके से मेडिसिन डालकर सोरा को पिलाती है, जिसे पीते ही सोरा एकदम ठीक हो गया। फिर उसने एमी और मोमोको को थैंक्स किया एंड पूछा कि वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, बट एमी साफ मना कर देती है। तो वही सोरा को ठीक देखकर अब मोमो को भी यहाँ से जाने लगी, जिसके जाने के बाद जब जैसी एमी ने सोरा से पूछा कि वैसे तुम्हारी ये लड़की दोस्त कब से बन गई। तो तब सोरा बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मेरी दोस्त बनी है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरण एमी के डर को दूर करने के लिए कुछ मंत्र लाया है, ये बताकर कि इन लाइंस को याद कर लो और फिर जब भी कभी तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर में भूत दिखे तो तुम उस पर ये सब पढ़ देना, वो भाग जाएगा। एमी मान गई। तो तब किरण बताने लगा कि वैसे कल मेरी न्यू एमवी की शूटिंग है, अगर तुम चाहो तो सोरा के साथ वहाँ आ सकती हो। तो ये सुन एमी मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें शूटिंग डे दिखाया गया, जहाँ जो किरण की एक्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग थी, जिससे सिर्फ किरण ही नहीं बल्कि डायरेक्टर तक परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ बोल नहीं रहा था, बिकॉज वो लड़की रिकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर यानी केविन की फ्रेंड जो है, या कहो सीक्रेट गर्लफ्रेंड। ब्रेक टाइम में जब किरण रेस्ट कर रहा होता है तो तब एमी सोरा के साथ यहाँ आती है एंड किरण से बातें करने लगती है, यानी पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। तो तब किरण ने सब बता दिया कि जो एक्ट्रेस है उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, उसे अच्छी एक्टिंग तक नहीं आती। तो वहीं केविन एमी को देख इन दोनों के पास आ गया और पूछने लगा कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, जिसको देख किरण तो जल्दी से चुप हो गया, यानी जो भी कुछ वो उस एक्ट्रेस की बुराई कर रहा था वो सब बंद कर देता है। लेकिन एमी सब बताने लगती है कि एक्ट्रेस कितनी ज़्यादा चाइल्डिश है एंड जब उसे एक्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेंज क्यों नहीं करा जा रहा है,
किरिन ने एमी को बहुत इशारे करे कि तुम प्लीज केविन को कुछ मत बताओ वरना ये एक्ट्रेस की जगह मेरे को ही शूट से बाहर कर देगा। लेकिन एमी चुप हो ही नहीं रही थी, साथ ही ये भी कह देती है कि मुझे ये सब बातें किरिन ने बताई हैं। और फिर केविन को समझाने लगी कि बिजनेस में हमेशा उन लोगों के साथ वर्क करना चाहिए जो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो। तो तब केविन, जो कि हर हाल में एमी का दिल जीतकर उसे अपनी बनाना चाहता है, इसलिए वो एक्ट्रेस को फायर कर देता है एंड बोला कि अब तुम उस एक्ट्रेस की जगह वर्क करोगी बिकॉज तुम उससे ज्यादा प्रिटी हो। एमी शॉक रह जाती है कि क्या मैं, तो वहीं किरिन भी हैरान हुआ कि भला केविन ने ऐसे कैसे एमी की बात मान ली। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें केविन को उसी एक्ट्रेस के साथ दिखाया जाता है जिससे वो कुछ डील कर रहा है ताकि वो बिना वन नाइट स्पेंड करे उससे ब्रेकअप नहीं कर ले। तो वहीं किरिन एमी को समझाता है कि देखो केविन अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। मैं अभी तक कुछ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम केविन में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें केविन जल्द से जल्द अपने जाल में फंसा लेगा और क्या पता थोड़ा बहुत फंसा चुका हो। और फिर सोरा से कहने लगा कि तुम मेरी दोस्त का ख्याल रखना, ठीक एक बॉडीगार्ड की तरह। तो तब एमी कहती है कि देखो पहली बात ये कि केविन बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है जैसा कि तुम उसे सोच रहे हो, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। और रही बात सोरा की, तो वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो खुद ही कमजोर है, यानी इसे तो खुद मैंने गुंडों से बचाया था। तो तब किरिन हैरान होने लगता है कि क्या सच में तुम इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो कि इतने सारे लोगों को हरा चुकी हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा जो कि कहीं जा रहा है कि तभी उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो छुप गया और फिर उस पर्सन के सामने आया जो कि और कोई नहीं बल्कि मोमो को ही थी। सोरा डायरेक्ट पूछता है कि तुम आखिर मुझे फॉलो क्यों कर रही थी, यानी जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे वहीं मिल जाती हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। तो तब पहले तो मोमो को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रही होती है, लेकिन फिर बाद में बोली कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, यानी तुम भी जापानीज हो एंड मैं भी, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ फैमिली जैसी फील आती है, तो सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज होना चाहती हूँ। सोरा मोमोको की बातों में आने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद मोमोको ने सोरा को एक चॉकलेट दी जिसमें बेहोशी की दवाई मिक्स थी। फिर बस होना क्या था, सोरा ने उस चॉकलेट को खाया एंड तभी बेंच पे गिरकर बेहोश हो गया। मोमो को खुश होने लगती है सोरा को बेहोश देखकर और फिर तभी सोरा को अपने साथ अपने होटल रूम में ले आई एंड मिस्टर सोजी को इस बारे में बताने लगी कि मैं सोरा को ले आई हूँ। मिस्टर सोजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए एंड बोले कि ठीक है मैं प्राइवेट प्लेन भिजवा रहा हूँ, तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन जब मोमो को देखती है कि सोरा कैसे नींद में अपनी मॉम को मिस करते हुए रो रहा है, तो ये देख मोमो को सोरा पर तरस आ गया, यानी कि उसकी फिक्र होने लगी। इसलिए वो मिस्टर सोजी से झूठ कहती है कि अभी अभी सोरा अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग चुका है। तो तब मिस्टर सोजी काफी ज्यादा गुस्सा हुए एंड बोले कि दोबारा से सोरा को पकड़ कर लाओ, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। मोमो को कॉल कट कर देती है एंड सोरा के पास आकर बैठ गई एंड सोरा की फिक्र करने लगी एंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम अपने पेरेंट्स से मिल लोगे। वेल अब दिखाया जाता है कि मिस्टर सोजी किसी पर्सन के सामने है जो कि गुस्सा कर रहे थे कि सोरा अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं। तो तब मिस्टर सोजी ने काफी माफी मांगने के बाद उनसे थोड़ा और टाइम मांगा, तो तब जाकर वो पर्सन थोड़ा शांत हुए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो को केविन से मिलने उसके ऑफिस आई क्योंकि वो केविन की रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करना चाहती है। तो ये सुन केविन मोमो को जॉब पर रख लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कैसे एमी एंड किरिन की शूटिंग स्टार्ट हुई जहां इन्हें लवर्स की एक्टिंग करनी है। लेकिन जब किरिन प्यार से एमी के साथ बिहेव कर रहा था तो ये देख एमी पहले तो काफी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगी बिकॉज किरिन उसका बेस्ट फ्रेंड जो है जिसके साथ वो कभी सीरियस होकर नहीं रह सकती है। इसलिए डायरेक्टर एमी को समझाने लगे कि तुमको कैसे भी करके किरिन पर फोकस देना ही होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो तब सोरा भी इनके साथ है क्योंकि वो कल शाम की बातों को भूल चुका है कि कैसे कैसे मोमो को उसे अपने साथ ले गई थी बिकॉज जब वो उठा था तो वो उसी बेंच पर सोया हुआ था। कि तभी इन्हें यहाँ मोमो को दिखती है। किरिन बच्चों की तरह मोमो को के पास आया और खुश होकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। लेकिन मोमो को बताती है कि नहीं, अब मैं केविन के साथ वर्क करती हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ। किरिन मोमो को से उन सभी के साथ डिनर करने का पूछता है तो तब मोमो को सोरा की वजह से इन सभी के साथ चलने
चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मोमोको एंड एमी दोनों कार में वेट कर रही हैं। तो वहीं बाहर सोरा एंड क्रिन दोनों बातें कर रहे थे, यानी कि सोरा क्रिन को मोमोको की फेवरेट डिशेस के बारे में बता रहा है, जो सब उसने मोमोको से पूछी थी क्रिन को बताने के लिए, ताकि क्रिन मोमोको इम्प्रेस कर पाए। क्रिन खुश हो जाता है कि वाह, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो। तो तब सोरा भी खुश हो गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड अब हम इन चारों को आउटडोर डाइनिंग में देखते हैं, जहाँ क्रिन ने मोमोको की पसंद का सारा खाना ऑर्डर किया ताकि मोमोको उससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन मोमोको का सारा इंटरेस्ट सिर्फ सोरा में था, यानी वो बार बार उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी और उसी से सारे क्वेश्चन कर रही थी। तो तब ऑब्वियसली क्रिन को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो पूछता है कि तुम सिर्फ सोरा की फिक्र क्यों कर रही हो, यानी कि तुम मेरी भी फिक्र कर सकती हो, मेरी हेल्थ के बारे में भी पूछ सकती हो। तो तब मोमोको बताती है कि तुम एकदम हेल्दी और फिट हो, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में नहीं पूछा। तो वही सोरा का भी सेम हाल था, यानी उसका सारा फोकस सिर्फ एमी पर था, इसलिए वो एमी को खाने की चीजें दे रहा होता है। लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रही थी, मूड खराब होने की वजह से। लेकिन जब जैसी उसके पास केविन की कॉल आई एंड उससे उसकी काफी अच्छे से बात हो गई, तो तब एमी खुशी खुशी सभी डिशेस को खाने लगी। क्रिन कहता है कि जरा देखो तो एमी को, इसे केविन से बात करने के बाद कैसे भूख लग रही है। तो वहीं सोरा बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ, इसलिए डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम सच में उस केविन को पसंद करने लगी हो। एमी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, यानी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो तब सोरा केविन की बुराई करने लगा कि नहीं, वो कहीं से भी हैंडसम नहीं है, अजीब सा तो दिखता है। अगर मैं तुम्हारी जगह एक लड़की होता तो मेरे अकॉर्डिंग क्रिन सबसे ज्यादा हैंडसम होता। तो ये सुन क्रिन के होश उड़ गए कि क्या सच में तुम मुझे हैंडसम बोल रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। और फिर मोमोको से बोलता है कि देखा, सभी को लगता है कि मैं सुपर हैंडसम हूँ, सिर्फ तुम इस बात को नहीं मानती। तो ये सुन मोमोको कुछ नहीं बोली। एमी और सोरा के बीच लड़ाई होती जाती है, इसलिए सोरा गुस्से से उठकर यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे मोमोको भी गई। तो तब क्रिन ने एमी को डांटा कि क्या तुम केविन की थोड़ी कम तारीफ नहीं कर सकती थी, अब देखा तुम्हारी वजह से मेरी वाली भी जा चुकी है। तो तब एमी बोलती है कि मैंने सिर्फ वही कहा है जो सब सच है। तो वही मोमोको जो कि सोरा को रोक रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था कि तभी इनके सामने एक फुल स्पीड से बाइक आई, जिससे इससे पहले कि एक्सीडेंट हो पाता कि तभी सोरा अपनी पावर का यूज करके उस बाइक को रोक देता है, जिस वजह से ये दोनों तो बच गए, लेकिन सोरा तभी बेहोश हो गया क्योंकि अब उसकी कंडीशन खराब रहने लगी है। मोमोको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो सोरा को अपने घर ले आई एंड सोरा का पूरी रात ख्याल रखने लगी। लेकिन जब वो मॉर्निंग में सोकर उठी तो पता चला कि सोरा बिना मोमोको को कुछ बताए यहाँ से जा चुका है। तो वहीं अब हम एमी को देखते हैं, जो कि सोरा से पूछना चाह रही है कि सोरा पूरी रात कहाँ गायब था। तो तब सोरा ने बता दिया कि मैं कल रात मोमोको के घर सोया था। तो ये सुन एमी काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई एंड बोली कि तुमको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी, एंड अगर रुक रहे थे तो कम से कम मुझे इस बारे में इन्फॉर्म तो कर देते। और वैसे ही मोमोको लड़की कैसी है जो अपनी इमेज खराब कर रही है अनजान लड़के को अपने घर में रोक कर। तो तब सोरा जवाब देता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम खुद भी तो अपनी इमेज को खराब कर रही हो मुझे अपने घर में रख के। तो ये सुन एमी चुप हो गई एंड सोरा को देखने लगी, यानी उसे फील हुआ कि उसने सच में मोमोको कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया था, जो कि उसे किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लैब का सीन देखते हैं, जहां सोरा के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन रेडी की गई है, जिसकी हेल्प से सोरा कुछ दिन ठीक से रह पाएगा, यानी नॉर्मल। तो मिस्टर सोजी बोले कि ठीक है, तुम इस मेडिसिन को मोमोको को पार्सल करवा दो। तो वहीं अब हम मोमोको को देखते हैं, जो कि कहीं जा रही होती है। तो तब क्रिन गुस्से से मोमोको के सामने आता है, क्योंकि उसे भी मोमोको एंड सोरा के कल रात में रुकने वाली बात के बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो मोमोको को समझाने लगा कि देखो सोरा, तुम में नहीं बल्कि एमी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसको भूल जाओ एंड उस पर्सन पे ध्यान दो जो कि तुमको पसंद करता है, जैसे कि मैं। तो तब आज मोमोको भी गुस्से से कह ही देती है कि पर मैं तुमको पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरे ऊपर से गिव अप कर दो एंड उस पर्सन के पास जाओ जो तुम्हें पसंद करता हो। क्रिन चुप हो जाता है एंड बोलता है कि तुमको पता है ना कि एक तरफा प्यार कितना पेनफुल होता है। तो मोमोको कहती है कि मैंने सिर्फ तुमको तुम्हारी बात का जवाब दिया है। क्रिन प्रॉमिस करने लगा कि देखो तुम प्लीज बस मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमको ऑलवेज बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा और कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और फिर देख लेना तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी। लेकिन मोमोको क्रिन की एक नहीं सुनती, बल्कि गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब क्रिन काफी ज्यादा उदास होने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।
सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा जो कि घर पर है तो तब उसे एमी बताने लगी कि मैं केविन से मिलने जा रही हूँ। सोरा पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब एमी चली गई तो तब सोरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि पहले वो ज़ोर ज़ोर से बॉल को वॉल पे मारने लगा और फिर तभी सारा सामान हवा में उठा लेता है। यानी कि इस टाइम सोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ी एंड वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ एमी जो कि जा ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि अरे कार कीज तो घर में ही रह गई हैं, इसलिए वो जब जैसी उन्हें लेने ऊपर आई तो यहाँ पर वो सोरा को बेहोश देखकर परेशान होने लगती है। यानी कि उसने केविन से मिलने के प्लान को कैंसिल कर दिया। तो वहीं केविन जो कि एमी के अभी तक नहीं आने की वजह से परेशान था कि तभी किसी काम से मोमोको यहाँ आई तो तब वो मोमोको के साथ फ्लर्ट करने लगा। एंड इसी बीच क्रिन भी यहाँ आ जाता है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर गलत समझने लगता है। मोमोको ने काफी एक्सप्लेन किया भी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिन उसकी एक नहीं सुनता, यानी कि कोई जवाब देता ही नहीं। कि तभी उसे एमी की कॉल आई जो कि सोरा की कंडीशन के बारे में बता रही है। तो तब मोमोको भी ये सब बातें सुन लेती है कि इस टाइम सोरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया, जहां डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सोरा को हुआ क्या है। यानी वो इस टाइम इतनी बुरी कंडीशन में है कि शायद मर भी सकता है। तो ये सुनिए दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया। तो वही मोमोको सभी से छुप कर मेडिसिन लेकर सोरा के पास जाने लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास सोरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो सोरा के इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से फाइनली सोरा की कंडीशन ठीक होने लग जाती है, यानी कि वो ठीक हो गया। अब हमें पूरे 4 दिन बाद का दिन दिखाया गया, जहां सोरा शूटिंग प्लेस पर था, क्योंकि आज एमी एंड क्रिन की शूटिंग का लास्ट डे है। और फिर जब फाइनली शूटिंग कंप्लीट हो गई तो तब सभी काफी ज्यादा खुश हुए। केविन एमी को कांग्रेट्स करता है एंड जिस तरह से वो एमी के साथ फ्लर्ट कर रहा था उसकी बार बार तारीफ कर कर के, तो ये सब क्रिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब क्योंकि केविन क्रिन का बॉस है, इसलिए क्रिन केविन को चाह कर भी कुछ कह नहीं सकता है। अब जब एमी केविन से अकेले में बात कर रही थी तो तब सोरा केविन को डराने के लिए उसके ऊपर स्टेज गिराने लगा, लेकिन इस चक्कर में एमी के पैर पर चोट लग जाती है, यानी कि उसका पैर काफी बुरी तरह मुड़ जाता है। सोरा ने वापस से स्टेज ठीक कर दिया ताकि एमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन उसे ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि अब केविन कैसे एमी के पैर को देख रहा था, यानी ऐसे शो करा रहा था कि जैसे उसे एमी की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। इसलिए सोरा गुस्से से वॉशरूम में आता है एंड अपनी पावर का यूज करके सारे पानी को हवा में उठा लेता है। यानी कि ये सीन बहुत ही अमेजिंग था कि सोरा कैसे अपना गुस्सा शो कर रहा था। सीन कट होता है एंड अब हम देखते हैं कि जब एमी केविन के साथ जा रही है तो तब केविन इमेजिन करने लगता है कि मैं एमी को गिराऊंगा और फिर तभी उसको पकड़ भी लूंगा, जिस वजह से ये मोमेंट काफी रोमांटिक बन जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट में इससे पहले कि केविन ऐसा कुछ भी कर पाता, यानी कि एमी को जानबूझकर गिरा पाता, कि तभी सोरा ने अपनी पावर से केविन को धक्का मारा एंड खुद एमी को पकड़ लिया। दूसरी तरफ से क्रिन आ रहा था, जिस वजह से इन दोनों की टक्कर एक दूसरे से हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंटली किस हो गई। मगर तभी ये दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए और गुस्सा करने लगे। इनफैक्ट क्रिन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी अभी ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वही एमी काफी प्यार से सोरा को देखने लगती है, बिकॉज इस टाइम ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज जो थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों वापस घर जा रहे थे तो तब सोरा एंड क्रिन दोनों एमी को काफी समझाते हैं कि तुम केविन से दूर रहो, वो एक प्ले बॉय है, यानी बिल्कुल भी एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन एमी किसी की बात नहीं सुनती, बिकॉज उसे ये लग रहा है कि ये दोनों जेलस हो रहे हैं, इसलिए जोर जोर से हंसने लगी कि अब मैं इतनी भी ज्यादा प्रिटी नहीं हूँ जो तुम दोनों मेरे लिए जेलस हो रहे हो। और फिर बताती है कि और हाँ वैसे भी आज मेरी केविन के साथ डेट है। तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए, जिसके बाद सीन चेंज हुआ एंड दिखाया गया कि केविन किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि आज मैं एमी को पक्का अपने रूम तक ले आऊंगा। तो तब ये सब बातें पीछे से सोरा ने भी सुन ली, इसलिए वो गुस्से से केविन के पास आता है एंड केविन को वार्न करने लगता है कि तुम एमी से दूर रहोगे, यानी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। लेकिन केविन मानता ही नहीं और बोला कि अगर तुम मुझे रोक कर दिखा सकते हो तो दिखाओ, यानी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एमी भी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए सोरा को केविन को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद केविन एमी के साथ यहाँ से चला जाता है। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं कि कैसे एमी केविन के साथ थी, लेकिन जब जैसे यहाँ से गई
तो तब केविन ने छुपकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जो सब बाहर से सोरा भी देख लेता है। इसलिए जब एमी वापस आई तो तब सोरा ने बहुत चालाकी से इन दोनों की ड्रिंक को एक्सचेंज कर दिया। फिर वह सोने गया था। थोड़ी बहुत देर के बाद केविन बेहोश हो जाता है। एमी समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उसने क्रिन को हेल्प के लिए बुलाया। तो तब क्रिन तो वैसे ही केविन से स्टार्टिंग से परेशान था, इसलिए वो एज ए रिवेंज केविन की काफी बुरी हालत कर देता है, उसके फेस को खराब करके, जिसे एमी रोक भी रही थी कि नहीं तुम इसके साथ इतना खतरनाक प्रैंक भी मत करो। लेकिन क्रिन मानता नहीं और बोला कि तुम डरो मत, हम दोनों का नाम इसमें नहीं आएगा। और फिर तभी उसने केविन की काफी सारी फनी फोटोज भी क्लिक की। वेल अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे एमी और क्रिन दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे, या कहो खेल रहे थे, क्योंकि एमी बेचारे केविन को काफी बुरी तरह मार रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन को कुछ लोग मारने आ गए। एक्चुअली इस आदमी ने इन लोगों से पैसे ले रखे हैं एंड टाइम से दिए नहीं है। एमी उन सभी से ऐसा करने से मना करती है कि तुम लोग इसे ऐसे बुरी तरह मार नहीं सकते हो। एंड अब क्योंकि एमी को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने इनके बॉस को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। फिर जब फाइट स्टार्ट होने वाली थी तो तब क्रिन पूछ भी रहा था कि तुम ये कर लोगी, यानी अब भी टाइम है, रुक जाओ। लेकिन एमी मान नहीं रही थी कि तभी सोरा भी यहाँ आ गया और एमी से बोला कि तुम बिल्कुल भी इतनी पावरफुल नहीं जितना कि तुम खुद को समझ रही हो, यानी कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो तब सोरा की ये सब बातें एमी के दिल पर लग गईं, इसलिए वो उस आदमी को भी ऐसे इमेजिन करने लगती है कि जैसे वो सोरा है एंड उसे लूजर बोल रहा है। इसलिए एमी ने इतनी जोर से पंच मारा कि वो पर्सन एक ही बारी में बेहोश हो गया, यानी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। जिसको ऐसा करता देख सभी के होश उड़ गए, यानी कि सभी हैरान रह जाते हैं एंड एमी की तारीफ करने लगते हैं। तो तब एमी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वेल अब हम देखते हैं कि कैसे सोरा बाहर आकर एमी को सॉरी बोल रहा है कि मुझे तुमको वीक नहीं समझना था, सॉरी अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी तो मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। और फिर तभी अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताने लगा कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा, इसलिए हर टाइम तुम्हारी फिक्र में रहता हूँ। एमी खुश होने लग जाती है सोरा की इन सभी बातों को सुनकर, लेकिन अब इससे पहले कि कुछ कह पाती कि तभी यहाँ वही सब गुंडे बदला लेने आ गए जिनके बॉस को एमी ने मारा था। सोरा एमी को लेकर यहाँ से भागता है एंड ये दोनों एक जगह आकर छुप गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी तब भी पकड़े जाते हैं। फिर सोरा ने काफी कोशिश की कि वो बिना अपनी पावर का यूज करके इन सभी को हरा दे, लेकिन अब क्योंकि ये लोग भी कम नहीं थे, यानी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, ऊपर से एक पर्सन तो एमी पर भी अटैक करने ही वाला था, इसलिए सोरा को अपनी पावर का यूज करना ही पड़ा उस पर्सन को रोकने के लिए एंड दूसरे को हवा में उठा लेता है। एमी जब ये सब देखती है तो वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी आखिर सोरा ये सब कर कैसे रहा है। फिर जब सोरा ने उन दोनों पर्सन को दूर फेंक दिया तो तब जो बॉस था वो गन बाहर निकाल लेता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसको भी सोरा ने जैसे तैसे अपनी पावर से रोका ताकि एमी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंच सके। लेकिन जब सब कुछ फाइनली शांत हो जाता है, यानी कि सोरा बॉस को भी हरा देता है और एमी के पास आकर पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब एमी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। सोरा कहता भी है कि प्लीज तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती बल्कि ये बोलकर यहाँ से चली गई कि तुम बस मुझसे दूर रहो। सोरा भी एमी के पीछे पीछे उसे रोकने जा रहा होता है, लेकिन तभी ज्यादा पावर यूज कर लेने की वजह से उसकी एनर्जी डाउन होने लगी और वो वहीं पर रुक गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एमी को रास्ते में मोमोको मिली जो कि पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक हो। तो तब एमी मोमोको के साथ वापस घर आ जाती है, जहाँ किरण सभी बातों को सुनकर शॉक रह गया कि क्या सच में सोरा के पास पावर्स हैं, यानी कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा। तो तब एमी बताती है कि नहीं ये सब सच है। मोमोको ने एमी से पूछा कि पर सोरा इस टाइम कहाँ है। तो तब एमी ने बताया कि मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इसलिए मैं उससे दूर भाग गई थी। तो तब मोमोको हैरान होने लगती है कि इसका मतलब तुम सोरा को अकेला छोड़कर भाग गई जबकि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा था, आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। और फिर तभी वो सोरा को ढूंढने चली जाती है। एमी को भी रियलाइज़ होने लगा कि हाँ उसने वाकई में काफ़ी बड़ी गलती की है सोरा को अकेला छोड़कर, इसलिए वो भी सोरा को ढूंढने जाने लगती है। दूसरी तरफ हम सोरा को देखते हैं जो कि एक तो अपनी तकलीफ से परेशान था, ऊपर से उसे एमी की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे एमी उससे डरकर भाग गई, इसलिए सोचने लगा कि फिर तो मैं सच में डेविल ही हूँ। तभी मेरे डैड भी मुझे ऐसा बोलते थे और मिस्टर सोजी भी,
और फिर तभी वो एक जगह आकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। मोमो को मिस्टर सोजी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि सोरा गायब है। तो तब मिस्टर सोजी ने ये बात अपने बॉस को बताई, जो कि कहने लगे कि तुम लोगों से कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। वेल, अब दिखाया गया कि मोमोको को रात हो चुकी है सोरा को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रहा। तो वहीं किरण एंड एमी भी सब जगह सोरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनको भी कहीं नहीं मिलता। कि तभी एमी को याद आया कि पक्का सोरा वहीं होगा जहां वो थाईलैंड आने के बाद ज्यादातर रहता था, यानी कि बैंक के पास। तो वहीं हम सोरा को देखते हैं, जो कि सच में यही है, यानी उसी बैंक के पास है जहां उसके पेरेंट्स का अकाउंट है। एक्चुअली अब वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो एमी के घर वापस नहीं जाएगा और ना ही एमी से कभी मिलेगा, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानकर उससे नफरत जो करने लगी है। सोरा एक जगह सोने के लिए बैठा, लेकिन उसको उस जगह से हटा दिया गया, इसलिए वो यहाँ से आगे जाने लगता है। कि तभी फाइनली एमी भी सोरा को ढूंढते ढूंढते इस जगह किरण के साथ आ जाती है, जहाँ काफी ढूंढने पर उसको सोरा दिख भी गया, इसलिए एमी ने जोर से सोरा को आवाज दी। सोरा एमी को देखता है, लेकिन अब क्योंकि एमी का एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए सोरा ने अपनी पावर का यूज करके एमी को बचाया। एमी डायरेक्ट सोरा को हक कर लेती है, बिकॉज वो उसे ढूंढकर बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए कहने लगी कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन सोरा कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी पावर्स जानकर तुम भी मुझे डेविल समझोगी, यानी कि मुझसे नफरत करोगी। तो तब एमी समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुमको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमको अकेला छोड़कर भाग गई थी। एक्चुअली मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया था एंड मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर फाइनली एमी ने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोरा को बताया कि मैं भी तुमको लाइक करने लगी हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो ये सुन सोरा शॉक रह गया। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया, यानी कि अब ये दोनों फाइनली कपल बन चुके हैं, जो सब जानकर किरण को भी खुशी हुई। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे पोएट्री क्लास में एमी एंड सोरा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, यानी एक दूसरे को देख देख कर खुश होते जाते हैं। फिर जब ये दोनों वापस घर आए तो तब एमी बोली कि चलो तुम्हारी पावर्स से कुछ फन करते हैं, यानी कि तुम मुझे हवा में उठा सकते हो। सोरा बोला कि हाँ बिल्कुल, यानी अगर मेरे ऐसा करने से तुमको खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। और फिर तभी वो एमी को हवा में उठाने लगा। एमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी सोरा की तबीयत बिगड़ने लगी एंड उसने एमी को गिरा दिया। तो तब जाकर एमी को समझ आया कि सोरा हर टाइम अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है। वेल, अब हम देखते हैं कि एमी केविन से मिलने आई है एंड उसको बता देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहती, बिकॉज मुझे अपना लव मिल चुका है। इसलिए मैं मॉम डैड को भी समझा दूंगी कि वो हमें बार बार मिलने के लिए फोर्स नहीं करें। तो ये सुन केविन गुस्सा हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट एमी को किस करने लगा, ये बताकर कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो तब एमी ने जोर से केविन को स्लैप मारा एंड उससे दूर रहने को बोला, ये कहकर कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब केविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर ये खुद को समझती क्या है, इससे बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा एंड इसको अपनी बनाकर ही रहूंगा। वेल, अब दिखाया गया कि जब एमी वापस घर आई एंड सोरा से बातें कर ही रही थी तो तब इनको कॉल पर गुड न्यूज मिली कि सोरा के पेरेंट्स मिल चुके हैं। एक्चुअली जिस बेकरी शॉप की ऑनर ने सोरा के पेरेंट्स को पहचाना था, उनकी शॉप पर सोरा के पेरेंट्स वापस से आए, इसलिए उन्होंने सोरा के पेरेंट्स को सब बता दिया है कि उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा है। इसलिए कल सोरा को अपने पेरेंट्स बेकरी शॉप में मिल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड हैं सोरा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि सोरा यहीं थाईलैंड में है और उन्हें ढूंढ रहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोको को देखते हैं, जो कि सोरा से मिलने आई है एंड खुश है कि कल सोरा फाइनली अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। इसलिए बोली कि कल पहले तुम अपने पेरेंट्स से मिल लो, फिर वापस JTSD चलना। और फिर रिवील कर देती है कि मुझे यहाँ मिस्टर सोजी ने भेजा है। सोरा शॉक हुआ ये बात जानकर, इसलिए साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा एंड तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों, इसलिए मैं तुम पर भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि JTSD में ऐसा कोई नहीं था जो कि मेरी फिक्र करता हो। तो तब मोमो को बोली कि नहीं, ऐसा नहीं था, यानी एक पर्सन थी जो एनी टाइम तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम खुद याद करो। तो तब सोरा याद करने लगता है कि हाँ, बस वही एक पर्सन थी जिसको मैंने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन बचपन से लेकर उसने अभी तक मेरा ख्याल रखा था। मोमो को सोरा के हाथ पर कुछ ड्रॉ करती है, जिसे देखकर वो शॉक रह गया, यानी कि फाइनली सोरा को समझ आ गया कि मोमो को ही वही लड़की है जिसने बचपन से लेकर अभी तक उसका ख्याल रखा। इसलिए ये जानकर वो इमोशनल होने लगता है।
लेकिन अब भी मान नहीं रहा था जापान वापस जाने के लिए। तो मोमोको ने पहले नीचे बैठकर रिक्वेस्ट की और फिर रोते हुए बताने लगी कि अगर तुम वापस नहीं गए तो मर जाओगे, इसलिए कल तुम प्लीज पहले अपने पेरेंट्स से मिल लो, फिर मेरे साथ वापस जापान चलना। तो तब सोरा हैरान रह गया मरने वाली बात को सुनकर, इसलिए कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर तुमसे झूठ बोला गया है, यानी मिस्टर सोजी झूठ बोल रहे हैं। मोमोको बोली कि नहीं मिस्टर सोजी कभी झूठ नहीं कह सकते, तुमको कम से कम मेरा तो बिलीव करना होगा। और फिर फाइनली अपनी फीलिंग्स भी बता देती है कि मैंने बचपन से तुमको पसंद किया है, यानी मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लव करती हूँ। तो तब पहले तो ये बात सुनकर सोरा चुप खड़ा रह गया, लेकिन फिर बोला कि मैं तुम्हारी दोस्ती और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से JTST ले जाने की कोशिश करोगी, जो कि मेरे लिए एक जेल जैसा है, तो मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगा, बिकॉज मैं यही थाईलैंड में अपने पेरेंट्स एंड एमी के साथ रहना चाहता हूँ। तो तब मोमोको का और ज्यादा दिल टूट गया कि कैसे सोरा के लिए उससे ज्यादा एमी इम्पोर्टेंट है, यानी सोरा की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बोले कि ठीक है, अभी तक मैं तुमको एक दोस्त की तरह समझा रही थी, लेकिन अब जो होगा उसकी मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। जापान तो तुमको अपने पेरेंट्स के मिलने के बाद वापस जाना ही होगा, क्योंकि मैं तुमको मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जिसको सोरा बस देखता ही रह गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा एमी को सब बता रहा है कि कैसे पहले वो JTST में रहा एंड कैसे वो लोग उसे कैद करके रखते थे, इसलिए सोरा को वहां से भागना पड़ा था एंड इसलिए वो थाईलैंड अपने पेरेंट्स को ढूंढने आया है। तो तब एमी शॉक हुई इन सभी बातों को सुनकर कि कैसे अभी तक सोरा ने कितना कुछ फेस करा है, इसलिए बिलीव दिलाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे सोरा एक्साइटेड है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो वही एमी रेडी हो रही थी कि सोरा के पेरेंट्स के साथ फर्स्ट मीटिंग में मुझे क्या पहनना चाहिए, कि तभी न्यूज में उसी बेकरी शॉप के बारे में बताया जाने लगा जहां आज सोरा को अपने पेरेंट्स से मिलना था, कि उस शॉप में आग लग चुकी है एंड एक जैपनीज कपल मर चुके हैं। और फिर तभी सोरा के पेरेंट्स के नाम को बताया जाने लगा। तो ये सुन सोरा के होश उड़ गए, यानी कि वो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो बहुत ही जोर से चिल्लाया, जिस वजह से पूरे घर का सामान हिलने लगा, यानी कि सब कुछ खराब हो जाता है। एमी जब जैसे बाहर आती है तो तब सोरा को इतनी बुरी हालत में देखकर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर सबसे पहले उसने सोरा के पास आकर उसे हग किया एंड चुप कराया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सोरा अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास खड़ा है एंड बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसके पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। यानी बचपन से कैसे सोरा की बस यही एक विश थी कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए ऑब्वियसली इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। जिसके बाद अब हम मिस्टर सोजी को देखते हैं, जो कि मिस्टर टॉम के पास आकर गुस्सा करने लगे कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली सोरा के पेरेंट्स एक्सीडेंटली नहीं मरे, बल्कि उनको मारा गया है एंड ये काम मिस्टर टॉम ने करा है, इसलिए बोले कि अब तुम देखना सोरा बहुत जल्द वापस आ जाएगा। अब दिखाया गया कि सोरा घर तो वापस आ चुका था, लेकिन ना ही कुछ खा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। एमी बहुत ट्राई करती है कि सोरा ठीक हो जाए, लेकिन इस टाइम सोरा इतने बड़े सदमे में है कि एमी की किसी बात का जवाब नहीं देता और ना ही एक जगह से हटता है और ना ही बिल्कुल भी सो रहा था। इसलिए सोरा को यहाँ बैठे बैठे पूरे 2 दिन हो गए। और फिर जब वो घर में अकेला था एंड उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, तो तब उसने ड्रीम में अपने पेरेंट्स को देखा, जिनको देखते ही पहले वो उनको हग कर लेता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पेरेंट्स ड्रीम में सोरा को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और फिर दिल से सॉरी बोलने लगे कि उन्होंने सोरा को कैसे खुद से दूर कर दिया था। स्पेशली डैड सोरा को सॉरी बोल रहे थे। तो तब सोरा उन दोनों से कहता है कि नहीं, मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि हमेशा आप दोनों को मिस करता रहा हूँ। सोरा के पेरेंट्स सोरा से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जो सब सुनकर सोरा को खुशी मिल रही थी कि तभी उसकी आईज ओपन हुई एंड सोरा को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक ड्रीम देख रहा था, लेकिन अब फिर भी पहले से बेटर फील कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाया एंड बात कर पाया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी एंड किरिन दोनों सोरा का मूड ठीक करने के लिए उसको एक म्यूजियम घुमाने लेकर आए, जहां अगर सोरा को काफी लाइट फील होने लगा, यानी कि वो इन दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रहा था एंड अपनी सभी दुख दर्द को भूल जाता है। लेकिन जब वो अकेला था तो तब मोमो को फिर से सोरा से आकर मिलती है और दोबारा से समझाने लगती है कि तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो, लेकिन सोरा अब भी नहीं मानता, यानी कि मना कर देता है। जिसके बाद अब
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन ने झूठ बोलकर एमी को मिलने एक रूम में बुलाया, यानी ये झूठ बोलकर कि यहाँ शूटिंग होने वाली थी, और फिर तभी वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगा। बिकॉज ये सभी अपनी जिस एमवी के प्रमोशन के लिए आए हैं तो उसकी टीम इस टाइम होटल में नहीं थी बल्कि बाहर गई हुई थी। तो वहीं किरण जब डायरेक्टर के साथ बाहर था तो तब वो सभी से पूछने लगा कि एमी कहाँ है। डायरेक्टर बोले होटल में, तो तब वो पूछने लगा और फिर मिस्टर केविन, तो तब भी डायरेक्टर ने यही बताया कि वो भी होटल में है। तो ये सुन किरण को समझ आ गया कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से सोरा को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। सोरा भागता हुआ होटल आता है एंड पागलों की तरह सब जगह एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन एमी उसे कहीं भी मिल नहीं रही थी। कि तभी फाइनली सोरा ने एमी को ढूंढ लिया एंड जब देखा कि केविन उसकी एमी के साथ क्या करने वाला था, इसलिए वो तभी केविन को दूर फेंक देता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। केविन हंसता है और बोला कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो तब आज यहाँ सोरा ने फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स को केविन के सामने यूज किया, जिसको देखकर केविन के होश उड़ गए, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डरने लगता है। एंड अब इससे पहले कि सोरा केविन को नुकसान पहुंचा पाता कि तभी उसने उसकी जान बख्श दी। किरण बाकी सबके साथ यहाँ आ गया एमी को बचाने के लिए। तो तब केविन सोरा से डर कर जल्दी से यहाँ से भाग गया। इसका मतलब अब वो कभी एमी को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज सोरा ने केविन को अपनी पावर्स दिखाकर इतना ज्यादा डरा दिया है कि अब वो कभी इन लोगों के आसपास भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरण मोमोको के साथ है। एक्चुअली अब इन दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी थी, यानी अब थोड़ा थोड़ा मोमोको भी किरण को पसंद करने लगी है। इसलिए जब किरण मोमोको को एक गुड लक बैच देता है ये बताकर कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा एंड अब प्लीज मुझे स्माइल करके दिखा दो। तो तब मोमोको किरण को स्माइल करके दिखाने लगी, जो सब देखकर किरण को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हम इन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ ये चारों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी मिस्टर सोजी की मोमोको के पास कॉल आई, जो कि बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम सोरा के साथ हो, तुम आखिर उसे वापस लेकर क्यों नहीं आ रही हो। तो तब मोमोको बताने लगी कि वो कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज सोरा की यही विश है कि वो थाईलैंड में रहना चाहता है। मिस्टर सोजी बोले कि मेरी सोरा से बात कराओ। फिर सोरा को भी काफी कुछ समझाने लगे कि तुम्हें वापस आना ही होगा, लेकिन वो साफ मना कर रहा था। तो तब मिस्टर सोजी ने ये बोलकर कॉल कट कर दी कि अब जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होंगे। सोरा को पहले तो मिस्टर सोजी की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब वो सभी के साथ बाहर आया एंड यहाँ कोई छुप कर एमी को शूट कर देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई, तो तब जाकर सोरा को मिस्टर सोजी की बात का मतलब समझ आया कि इसका मतलब JTSD वाले सोरा के अपनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये सभी जल्दी से एमी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं एंड बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो तब डॉक्टर ने इनको बताया कि एमी का बहुत सारा ब्लड बह चुका है, इसलिए उनको ब्लड की जरूरत होगी। सोरा का ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए वो एमी को अपना ब्लड देना आ गया। जिसके बाद एमी का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि एमी की जान सोरा की वजह से बच पाई, क्योंकि सोरा ने अपनी बॉडी का बहुत ही सारा ब्लड एमी को दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे एमी के पेरेंट्स एमी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और फिर जब सोरा उनके सामने आया एंड उन्हें पता चला कि सोरा की वजह से एमी की जान बच पाई है एंड केविन से भी एमी को सोरा नहीं बचाया था, इसलिए ये दोनों दिल से सोरा को थैंक्स करने लगे, या ये कहो कि सोरा से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं कि अब सोरा को एज ए सन इन लॉ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ज़्यादा ब्लड देने की वजह से सोरा ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। इसलिए पेरेंट्स ने सोरा को समझाया कि तुम रेस्ट कर लो, अब हम है ना एमी के पास उसका ख्याल रखने के लिए। तो तब उन सभी के ज़्यादा फोर्स करने पर सोरा रेस्ट करने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कैसे मॉर्निंग में सभी लोग एमी के पास थे एंड उसका ख्याल रख रहे थे। तो वहीं बाहर मोमोको किरण से बात करने आई, यानी इन दोनों ने अपना मन बना लिया है हमेशा साथ रहने का। तो वहीं एमी के पेरेंट्स एमी को बाय बोलकर चले गए। सोरा वैसे तो एमी के पास ही था, लेकिन जब सोरा की नोज से ब्लड आने लगा तो वो जल्दी से बाहर चला जाता है। और फिर यहाँ उसकी मोमोको से बात हुई कि क्या सच में मैं मरने वाला हूँ। तो तब मोमोको बताती है कि हाँ। तो ये सुन सोरा उदास होने लगा, लेकिन वही JTSD की एक एजेंट एमी के रूम में चली जाती है एमी को किडनैप करने के लिए। और फिर तभी मौका देख वो एमी को अपने साथ लेकर चली गई। तो वहीं किरण जब जैसे एमी के पास आया
तो तब एमी को रूम में नहीं देखकर परेशान होने लगता है और फिर तभी सोरा एंड मोमोको ये दोनों भी यहाँ आ गए एंड परेशान होने लगे। एक्चुअली जेटीएसडी वालों ने एमी को इसलिए किडनैप करा है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब सोरा का ब्लड इस लड़की की बॉडी में है, जिसका यूज करके हम अपना लास्ट टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि आज फाइनली वो मेडिसिन रेडी हो ही जाएगी जिसको ये सब 20 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमी के पेरेंट्स परेशान हैं, तो तब सोरा उनसे प्रॉमिस करने लगा कि मैं एमी को वापस लेकर जरूर आऊंगा। तो तब क्रिन भी सोरा के साथ चलने को कहने लगा। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया गया एंड ये तीनों फाइनली जापान आ गए, जहां सोरा क्रिन से यहीं रुकने का कहता है क्योंकि ऑब्वियसली जेटीएसडी में खतरा होगा। तो तब क्रिन बोला कि ठीक है, अगर तुम रात तक वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद अब हम जेटीएसडी का सीन देखते हैं, जहां एमी का ब्लड यूज करने के बाद फाइनली वो पावरफुल मेडिसिन बन गई, जिसका इंजेक्शन अगर सोरा ले ले तो वो भी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इसलिए जब इस बारे में बिग बॉस को इन्फॉर्म करा गया तो ये सुन वो भी काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि सोरा यहीं आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को लेने। इसलिए कहते हैं कि तुम सभी सोरा को कैसे भी अंदर आने से रोको। जिसके बाद अब हम सोरा को देखते हैं जो कि जेटीएसडी के बाहर आ ही रहा था, लेकिन यहाँ उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे लोग थे जो कि सोरा पर फायरिंग तक स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बस होना क्या था, सोरा ने भी अपनी पावर दिखाई एंड एक ही बारी में सभी का बहुत बुरा हाल कर दिया एंड वो अंदर चला गया, जहाँ आकर भी वो ईजिली लोगों को खुद से दूर कर पा रहा था। बिकॉज आज वो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि उसकी एमी को ये सभी लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाने की हिम्मत कर कैसे सकते हैं। मिस्टर सोजी को जब पता चला कि सोरा बिल्डिंग में घुस चुका है, इसलिए वो सब बाहर आ गए सोरा को देखने, यानी बाहर की कंडीशन देखने। तो तब सोरा इनको अपने सामने ही मिला, जिसने किसी की एक नहीं सुनी बल्कि सभी को पावर का यूज करके दूर फेंक देता है। एंड तभी एमी के पास आ गया एंड उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर जब ये दोनों रूम से चले गए तो तब इन दोनों के जाने के बाद यहाँ वही मिस्टीरियस बॉय आता है जिसका फेस हमने आज तक नहीं देखा है, और फिर वो उस मेडिसिन को उठा लेता है जिसको मिस्टर सोजी ने बनाया था। एक्चुअली उस मेडिसिन के सिर्फ 2 ही इंजेक्शन रेडी हुए हैं, जिसमें से एक को कैंडा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। जिससे पहले तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन फिर बाद में वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया कि अब उसे चलने के लिए किसी सहारे की भी ज़रूरत नहीं। गार्ड्स का इंचार्ज यहाँ आया एंड कैंडा से पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे इस रूम के अंदर एंटर होने की। तो तब कैंडा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक रोड को उस आदमी की बॉडी में घुसाकर उसे जान से मार दिया, क्योंकि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन चुका है और किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सोरा जो कि पीछे के रास्ते से एमी को अपने साथ लेकर भाग रहा था, तो तब हमें दिखाया गया कि कैंडा भी सोरा के पीछे पीछे आ गया सोरा को जान से मारने के लिए, जहां उसने पहले सोरा को आवाज दी। सोरा जब जैसे टर्न हुआ कि तभी कैंडा ने अपनी पावर का यूज करके सोरा को इतनी दूर फेंक दिया कि सोरा शॉक रह जाता है कि आखिर मुझसे भी ज्यादा पावर इसके पास कैसे आई। और फिर फाइनली कैंडा ने यहाँ अपना फेस रिवील करा, जो कि दिखने में ठीक सोरा जैसा है, इसलिए एमी एंड सोरा दोनों शॉक रह गए। कैंडा बोला कि क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो अपने खुद के जुड़वा भाई को देखकर। और फिर स्टोरी बताने लगा कि तुम अकेले पैदा नहीं हुए थे, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हुआ था। एंड अब क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर की पावर्स की वजह से मिस्टर सोजी पहले ही जानते थे कि अब जब भी कोई बेबी हमारी फैमिली में होगा उसके पास भी पावर्स ही होंगी, इसलिए मुझको हमारे पेरेंट्स से उन्होंने हैंड टू हैंड ही ले लिया था, पेरेंट्स से ये झूठ बोलकर कि वो मुझे ठीक कर देंगे। और फिर उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिस वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई एंड मॉम समझने लगी कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं था एंड ये बात सिर्फ मिस्टर सोजी को पता थी, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लिया। एक्चुअली वो हमारे ब्लड से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहे थे जो कि जापान के सोल्जर्स के यूज़ में आ सके, यानी उससे जापान के सोल्जर्स इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाएं कि कभी किसी वॉर को हार नहीं सके। लेकिन अब क्योंकि मेरे ब्लड से वो मेडिसिन बन नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया एंड तुमको सारा लव देना शुरू कर दिया। एंड सबसे बड़ी बात, मिस्टर सोजी कोई अननोन पर्सन नहीं है, बल्कि हमारे फादर के बड़े भाई हैं, तभी तो हमारे पेरेंट्स भी मिस्टर सोजी पर पूरा ट्रस्ट करते थे। तो ये सुन सोरा शॉक रह गया, इसलिए वो कैंडा को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि भाई हूँ, इसलिए हम हमेशा एक साथ प्यार से रह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कैंडा को बचपन से सोरा से नफरत रही है, इसलिए वो सोरा से फाइटिंग करने को कहता है ताकि वो सोरा को जान से मार सके। सोरा मना कर रहा था कि नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो तब कैंडा ने एमी पर अटैक किया एंड बोला कि अगर इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। तो तब मजबूरन सोरा को कैंडा से फाइट करनी पड़ी। एंड अब क्योंकि कैंडा ने एमी को जान से मारने का भी ट्राई किया है,
इसलिए सोरा को कैंडा पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट हुई, यानी दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रहे थे, स्पेशली कैंडा जिसने सोरा की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी। एंड जब सोरा हारने लगा तो तब कैंडा ने उसको वही मेडिसिन दी जो कि उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करी है। बिकॉज कैंडा फेयर फाइट चाहता है तो तब सोरा ने भी उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। वैसे उस मेडिसिन से भी ये 2 ही इंजेक्शन बने थे जिसको ये दोनों यूज कर चुके हैं। वेल सोरा तो पहले से ही पावरफुल था, इसलिए आफ्टर इंजेक्शन और ज्यादा पावरफुल बन गया, इसलिए कैंडा को वायर्स के पास फेंक कर उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है ताकि बस कैंडा बेहोश हो जाए एंड ये फाइट यहीं पर एंड हो जाए। लेकिन अब क्योंकि कैंडा आयरन रोड को अपनी पावर से उठा लेता है सोरा की बॉडी में घुसाने के लिए, क्योंकि वो सच में सोरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसे जान से मारना चाहता है, मगर तभी सोरा साइड हुआ एंड वो रोड कैंडा की बॉडी में घुस गई, जिस वजह से कैंडा की हैंड टू हैंड डेथ हो गई। सोरा काफी ज्यादा परेशान होता है ये सब देखकर, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। फिर तभी वो एमी के पास गया एंड एमी को फिर से उठाकर अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा, जहाँ रास्ते में इनको मोमो को मिल गई जो कि वो भी इन दोनों की हेल्प कराने लगी। लेकिन तभी बिग बॉस यहाँ आए जो कि सोरा को रोक लेते हैं, ये बताकर कि मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर तुम पर अभी तक ट्रीटमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं, इसलिए मैं बिना प्रॉफिट तुमको कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ। तो तब सोरा गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम लोगों का कोई एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भाई कैंडा भी एक इंसान था जो कि तुम लोगों की वजह से इस दुनिया से जा चुका है। बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा कैंडा की डेथ का सुनकर एंड अब इससे पहले कि वो सोरा को पकड़ पाते कि तभी सोरा अपनी पावर का यूज करके उनको इतनी बुरी तरह ऊपर नीचे पटकता है कि वो बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिर अब दिखाया गया कि जब ये तीनों यहाँ से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी इस बारी मिस्टर सोजी ने इनको पकड़ लिया, यानी सोरा पर अटैक किया, जिस वजह से वो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाया। मोमो को बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि आपने सोरा को बचपन से कितना ज्यादा प्यार किया है। तो तब मिस्टर सोजी बोले कि मुझे बस सक्सेस और रिस्पेक्ट चाहिए जो कि मुझे सोरा के ब्लड से मेडिसिन बनाने के बाद ही मिल सकती है। एंड सोरा अकेला नहीं है जिसे मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यानी मैं ऑलरेडी इसके पेरेंट्स यानी कि अपने भाई और सिस्टर इन लॉ को भी सेक्रीफाइस कर चुका हूँ। सोरा बुरी तरह शॉक रह गया ये बात जानकर कि इसका मतलब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको आपने जान से मरवाया था। तो तब मिस्टर सोजी बोले कि हाँ, मैंने बस बिग बॉस को सिर्फ एक आइडिया दिया था कि तुम अपने पेरेंट्स की वजह से वापस जापान नहीं आ रहे हो, तो इसलिए बिग बॉस ने तुम्हारे पेरेंट्स को ही रास्ते से हटवा दिया, क्योंकि जापान के फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड अब तुम्हारी कमजोरी ये लड़की है ना। और फिर जब जैसी एमी को भी जान से मारने ही वाले थे कि तभी मोमो को सामने आ गई, जिस वजह से गोली उसे लग जाती है एंड वो तभी नीचे गिर जाती है। एमी काफी ज्यादा परेशान होने लगी मोमो को ऐसी हालत में देखकर। तो वहीं सोरा भी शॉक था कि तभी बिग बॉस भी यहाँ आ गया जो कि सोरा को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी सोरा ने अपनी पावर से शील्ड बनाई, जिस वजह से वो बुलेट टर्न होकर मिस्टर सोजी को लग गई। सोरा शॉक रह जाता है ये देखकर कि भला ये क्या हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी कि मिस्टर सोजी भी हैंड टू हैंड मर जाते हैं। किरण पुलिस को अपने साथ लेकर यहाँ जाता है जो कि बिग बॉस से गन नीचे करने को कहते हैं और फिर तभी बिग बॉस को अरेस्ट कर लिया गया। एमी सोरा को चेक करने उसके पास गई, लेकिन जब किरण को पता चला कि एमी को गोली लग चुकी है एंड अब वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है, यानी कि मर चुकी है, तो तब किरण बेचारा काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे किरण ग्रेव यार्ड में है एंड मोमोको को याद करते हुए काफी बुरी तरह रो रहा है कि मोमोको आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तो तब मोमो को पीछे से आई एंड पूछने लगी कि क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। तो तब वो मना करने लगा कि नहीं नहीं माय लव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग के लिए कुछ डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये सुन वो हंसने लगी। इसका मतलब मोमोको की उस दिन डेथ नहीं हुई थी बल्कि वो बच गई थी, बिकॉज किरण ने जो मोमोको को गुड लक बैच दिया था वो बुलेट के सामने आ गया था, यानी कि मोमोको की जान किरण के दिए हुए गुड लक बैच की वजह से बच पाई। इसलिए अब किरण सीरियस एंड इमोशनल होकर मोमोको से पूछ रहा है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करोगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऑलवेज तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मोमोको ऑब्वियसली यस कर देती है, बिकॉज अब वो भी किरण को काफी ज्यादा पसंद जो करने लगी है, इसलिए इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो गई। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें सोरा एंड एमी को दिखाया गया
जो कि वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब कोई भी इन दोनों को अलग करने वाला नहीं है। ऊपर से अब सोरा की हेल्थ भी एकदम ठीक हो चुकी है बिकॉज उसने जो इंजेक्शन इंजेक्ट करा था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए जो पहले सोरा के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मर जाएगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी सीन नहीं। सोरा डिसाइड कर चुका है कि अब वो हमेशा एमी के साथ थाईलैंड में ही रहेगा। तो वहीं एमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे एंड काफ़ी सारे प्रॉमिस भी करते हैं कि एक दूसरे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।